पोटास एलम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पोटास एलम का रासायनिक सूत्र जो होता है ना, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। पोटास एलम का रासायनिक सूत्र जो होता है ना, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, यानी K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस एंड इंटू 24H2O होता है। ठीक है, तो पोटास एलम जो होता है ना, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट K2SO4 इंटू Al2, उसके बाद में SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O होता है। ठीक है, उसके बाद में होता है मिथेनॉइड। मिथेनॉइड किसे कहते हैं? तो एल्युमिनियम कार्बाइड को मिथेनॉइड कहते हैं। मिथेनॉइड किसे कहते हैं? तो मेथेनॉइड जो होता है ना, उसे हम एल्युमिनियम कार्बाइड को मिथेनॉइड कहते हैं। ठीक है, मेथेनॉइड किसे कहेंगे? एल्युमिनियम कार्बाइड को कहेंगे। Al4C3 या Al4C3 पर जल की प्रतिक्रिया से मीथेन गैस बनता है। यानी कि एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल अगर डाल दें, एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल डाल दें तो मीथेन बनता है। ठीक है, तो Al4C3 अदाह्य व जलरोधी कपड़े को बनाने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है? एल्युमिनियम कार्बाइड का। ठीक है, तो जलरोधी कपड़ा बनाने के लिए हम एल्युमिनियम कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। नीलम यानी रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो एल्युमिनियम Al2O3। ठीक है, रूबी या नीलम जो होता है ना, नीलम जो होता है ना, नीलम एक पत्थर होता है, तो उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Al2O3 होता है। ठीक है, उसके बाद मैग्नीज के बारे में देखेंगे। मैग्नीज क्या होता है? मैग्नीज का निष्कर्षण मैग्नीज का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो पायरोलिसाइट से होता है। मैग्नीज जो होता है ना, पायरोलिसाइट होता है। मैग्नीज के अयस्क क्या है? मैग्नीज जो होता है ना, मिलता किस अयस्क से मिलता है? तो पायरोलिसाइट से मिलता है। बर्तनों या कपड़ों पर बादामी धब्बे जल में किसकी अधिकता के संकेतन है? बर्तनों और कपड़ों पर जो बादामी धब्बे होते हैं, जल के किसकी अधिकता के कारण होता है? मैग्नीज की अधिकता। अगर जल में मैग्नीज अधिक हो जाए तो बर्तन और कपड़ों पर बादामी धब्बे आ जाते हैं। कुएं की लाल दवा के नाम से किसे जाना जाता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से जाना जाता है। कुएं की लाल दवा के नाम से किसे जाना जाता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 होता है। ठीक है, जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो मैग्नीज है। तो मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो मैग्नीज होता है। शुष्क सेलों में इस यौगिक का प्रयोग किया जाता है जो विध्रुवक का कार्य करता है। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड का MnO2। ठीक है, Mn से मैंगनीज और O2 होता है डाइऑक्साइड। तो शुष्क सेलों में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है जो विध्रुवक का कार्य करता है? तो मैंगनीज डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। विध्रुवक का कार्य करता है तो मैंगनीज डाइऑक्साइड का। ठीक है, अब Fe के बारे में, लोहा के बारे में देखेंगे। लोहे का निष्कर्षण किस से होता है? लाल हेमेटाइट से होता है। लोहे का निष्कर्षण जो होता है ना, लाल हेमेटाइट से होता है। लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो लोहे का निष्कर्षण जो होता है ना, वो लाल हेमेटाइट से होता है। ठीक है, बेलाडीला की खान में किसका खनन होता है? तो हेमेटाइट का। लोहे का निष्कर्षण लाल हेमेटाइट से होता है। बेलाडीला की खान से किसका खनन होता है? तो हेमेटाइट का। लोहे का चुंबकीय अयस्क कौन सा होता है? तो मैग्नेटाइट होता है। तो लोहे का चुंबकीय अयस्क होता है मैग्नेटाइट तथा लोहे का निष्कर्षण होता है लाल हेमेटाइट से। ठीक है, लोहे का निष्कर्षण में किस भट्टी का उपयोग किया जाता है? वात भट्टी, यानी कि ब्लास्ट फर्नेस। लोहे की निष्कर्षण में किस भट्टी का उपयोग किया जाता है? तो वात भट्टी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जंग यानी रस्ट किसे कहते हैं? लोहे को आर्द्र वायु में छोड़ देने पर उस पर लाल रंग की एक ढीली परत पड़ जाती है, ढीली परत बढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। यह हवा की नमी व ऑक्सीजन के कारण लगता है। हवा की नमी व ऑक्सीजन के कारण लगता है। लौह धातु के क्षयकरण में क्या आवश्यक होता है? तो ऑक्सीजन तथा नमी। लौह धातु के क्षयकरण में क्या आवश्यक होता है? तो ऑक्सीजन तथा नमी होता है। ठीक है, लोहे में जंग के प्रमुख गुण क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। लोहे का भार का बढ़ जाता है। बना पदार्थ फेरोस्फोरिक ऑक्साइड होता है। लोहे में जंग लग करके जो बनता है उसे हम फेरोस्फोरिक ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहेंगे? फेरोस्फोरिक ऑक्साइड कहते हैं। जंग लाल भूरे रंग का होता है। जंग कैसा होता है? लाल भूरा रंग का होता है जंग। लोहे पर जंग किस रंग का होता है? लाल भूरा। ठीक है, लाल भूरा होता है। ठीक है, और फेरोस्फोरिक ऑक्साइड होता है। लोहे की गैल्वेनाइज चादर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, लोहे व इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को या संलेपन यानी गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। जब तप्त लोहे पर जल वाष्प प्रवाहित करते हैं तो क्या निर्मित होता है? फेरोस्फोरिक ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जब तप्त लोहे पर जल वाष्प
प्रवाहित करते हैं, जब तब तो लोहा है तो उसे, पर अगर जल प्रवाहित करेंगे जलवाष्प तो क्या निर्मित होगा, फेरसफोरिक ऑक्साइड का निर्माण होगा और हाइड्रोजन गैस का। ठीक है। हाराकासीस किसे कहा जाता है, फेरस सल्फेट, FeSO4 × 7H2O। हाराकासीस किसे कहा जाता है, तो झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना जो होता है ना, आयरन सल्फाइड होता है। ठीक है। झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है, तो आयरन सल्फाइड को जो कहा जाता है झूठा सोना किसे कहा जाए, आयरन सल्फाइड को कहा जाए, आयरन सल्फाइड को कहा जाएगा। हाराकासीस जो होता है ना, ग्रीन विट्रियल जो होता है ना, फेरस सल्फेट होता है। हाराकासीस क्या होता है, हाराकासीस जो होता है ना, फेरस सल्फेट होता है, FeSO4। हाराकासीस जो होता है ना, वह किसे कहते हैं, तो फेरस सल्फेट को कहते हैं। फेरस सल्फेट को FeSO4 × 7H2O होता है। ठीक है। उसके बाद में है कि मोहर साल्ट का रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो मोहर साल्ट जो होता है ना वह FeSO4 होता है। FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 × 6H2O होता है। मोहर लॉन जो होता है ना, मोहर साल्ट का रासायनिक समीकरण क्या है, तो मोहर साल्ट का रासायनिक समीकरण FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस, FeSO4 NH2 का होल ट्वाइस, NH4 का होल ट्वाइस, SO4 × 6H2O। ठीक है। रेजर ब्लेड बनाने में किस इस्पात का उपयोग किया, अधिक कार्बन युक्त इस्पात का। रेजर ब्लेड जो होता है ना, रेजर का ब्लेड बनाने वाला इस्पात में किसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें अधिक कार्बन युक्त इस्पात का प्रयोग करते हैं रेजर ब्लेड बनाने में। ठीक है। लोहे की किस्म और उनके गुण। ढलवा लोहा, यानी कि ढलवा लोहा जो होता है ना, कास्ट आयरन जो होता है ना, कार्बन की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक यानी 2 से 2.5% होती है। यह कठोर व भंगुर होता है, यह निम्न कोटि का होता है। ढलवा लोहा क्या होता है, यह निम्न कोटि का होता है, यह कठोर व भंगुर होता है। ठीक है। ढलवा लोहा जो होता है ना, ढलवा लोहा कठोर या भंगुर होता है, यह निम्न कोटि का होता है, इसमें कार्बन 2.5% होता है। ठीक है। उसके बाद में होता है पिटवा लोहा। पिटवा लोहा जो होता है ना, यह आघातवर्ध और तन्य होता है। ठीक है। पिटवा लोहा जो होता है ना, पिटवा लोहा क्या होता है, यह आघातवर्ध और तन्य होता है, अतः इसे चादर व तार बनाए जा सकते हैं। ठीक है। पिटवा लोहा जो होता है आघातवर्णीय और तन्य होता है, डक्टाइल और मैलिएबल होते हैं। कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, यानी कि 0.12 से लेकर के 0.25 तक %, यानी कि 0.12 से 0.25% तक होता है। यह अपेक्षाकृत शुद्ध लोहा होता है। ठीक है। तो पिटवा लोहा क्या होता है, शुद्ध लोहा होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा कम होगी वो शुद्ध लोहा होगा। ठीक है। तो पिटवा लोहा क्या होता है, अच्छा होता है। इस्पात, यह लोहे व कार्बन के एक मिश्र धातु है। लोहा और कार्बन का एक मिश्र धातु है इस्पात। कार्बन की मात्रा 0.25 से लेकर के 1.5% तक होती है। ठीक है। 0.25 से लेकर के 1.5% तक होता है इस्पात का स्टील। यह लोहा और कार्बन का क्या होता है, मिश्र धातु है। उसके बाद में है इस्पात की मिश्र धातुएं और उनके गुण। स्टेनलेस इस्पात जो होता है ना, इसे स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। इसमें 15% जो होता है ना क्रोमियम, कठोर व जंग रहित होता है। बर्तन, ब्लेड और बाल्ब आदि बनाना। ठीक है। इससे स्टेनलेस स्टील से बर्तन बनता है, ब्लेड बनता है और बाल्ब बनता है। ठीक है। इसमें 15% क्रोमियम होता है। ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील क्या होता है, जंग रोधक होता है। स्टेनलेस स्टील जो होता है ना, जंग रोधी होता है और कठोर होता है। इसमें 15% क्रोमियम मिलाया जाता है और बर्तन, ब्लेड और बाल्ब आदि जो होता है ना, इसी से बनाए जाते हैं। ठीक है। मैग्नीज जो होता है ना, मैग्नीज इस्पात में जो होता है ना, 6 से लेकर के 15% तक मैग्नीज होता है। ठीक है। यह बहुत कठोर व कम घिसने वाला लोहा होता है। मैग्नीज इस्पात क्या होता है, बहुत कठोर होता है। ठीक है। जैसे कि रेल की पटरियाँ, स्विच व काटने की मशीनें आदि बनाने का प्रयोग में मैग्नीज इस्पात का। देखिए, रेल की पटरी जो होता है ना, या किसी जो होता है ना लोहा को काटने के स्विच व काटने की मशीनें आदि जो होता है ना, वह मैग्नीज इस्पात से बनाया जाता है। इसमें मैग्नीज जो होता है ना, 6 से लेकर 15% तक होते हैं, 6 से 15% तक होते हैं, बहुत कठोर होता है। निकेल में जो होता है ना, निकेल में जो होता है ना, कितना प्रतिशत, 3 से 4% निकेल होता है, कठोर व लचीला होता है। निकेल इस्पात जो होता है ना, कठोर और लचीला भी होता है। कठोर होगा लेकिन लचीला होता है। ठीक है। तो 3 से 4% तक इसमें होता है। यह जंग रहित है। निकेल इस्पात भी जंग रहित होता है। बिजली के तार, हवाई जहाज एवं मोटर के कलपुर्जे आदि बनाने में निकेल इस्पात का प्रयोग किया जाता है। देखिए, निकेल इस्पात का प्रयोग किस में करेंगे, तो बिजली के तार बनाने में निकेल इस्पात का प्रयोग करेंगे। हवाई जहाज एवं मोटर के कलपुर्जे आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इनवार जो होता है ना, एक इनवार होता है। ठीक है। तो इनवार जो होता है ना, इनवार में 36% निकेल होता है। ठीक है। इनवार में कितने प्रतिशत होता है, 36% निकल होता है इनवार में। यह अप्रासरणीय गुण है।
ठीक है। क्या है, इनवार जो होता है ना, इनवार में 36% जो होता है ना 36% जो होता है ना परसेंट निकेल होता है, यह अपर्सरणीय गुण है। क्रोम इस्पात, क्रोम इस्पात क्या होता है, बहुत ही कठोर होता है, ठीक है। क्रोम इस्पात क्या होता है, तो एक तो मैग्नीज इस्पात होता है कठोर, जिसमें रेल की पटरियाँ बनाई जाएगी, लेकिन क्रोम इस्पात क्या होता है, क्रोम इस्पात उससे भी यानी कि बहुत ज़्यादा कठोर होता है क्रोम इस्पात। इसमें इससे तिजोरी, बॉल बेयरिंग व पत्थर काटने वाली मशीनें आदि बनाई जाती है, ठीक है। पत्थर काटने की मशीनें, बॉल बेयरिंग और तिजोरी जो होता है ना क्रोम इस्पात से बनाया जाता है, ठीक है। किससे बनाया जाता है, तो क्रोम इस्पात से बनाया जाता है। ओके, आगे देखते हैं। आगे है तांबा, जिंक और टीन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, तांबा, जिंक और टीन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु की खोज किया गया था, तो तांबे का। आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था, तो तांबे का किया गया था। उत्कृष्ट धातु किसे कहा जाता है, तांबे को। उत्कृष्ट धातु जो हम कहेंगे, तांबे को कहेंगे उत्कृष्ट धातु, ठीक है। नकली सोना के नाम से किसे जाना जाता है, तो रोल गोल्ड। नकली सोना के नाम से जानते हैं हम, रोल गोल्ड को जानते हैं। यह एक मिश्र धातु होती है जिसमें कॉपर जो होता है ना 90% और एल्युमिनियम 10% होता है, ठीक है। कॉपर और एल्युमिनियम, रोल गोल्ड में जो होता है ना, नकली सोना के नाम से किसे जाना जाता है, तो रोल गोल्ड को जाना जाता है। इसमें रोल गोल्ड में आपका कॉपर 90% होता है, 90% जो होता है ना, 90% जो होता है ना आपका कॉपर होता है, और एल्युमिनियम 10% होता है, ठीक है। तो हमने नीला थोता, तो नीला थोता या नीला कशिश जो होता है ना, हरा कशिश हमने देखा, तो हरा कशिश फेरस सल्फेट को होता है। हरा कशिश का होता है FeSO4 इंटू 7H2 होता है, ठीक है। 7H2 होता है, FeSO4, तो हरा कशिश फेरस सल्फेट को होता है। और नीला थोता या नीला कशिश क्या होता है, तो क्यूप्रिक सल्फेट होता है, ठीक है। नीला कशिश क्या होता है, क्यूप्रिक सल्फेट होता है। नीला कशिश क्या होता है, तो क्यूप्रिक सल्फेट होता है नीला कशिश। मानव शरीर में कॉपर की वृद्धि होने से कौन सा रोग होता है, तो विल्सन रोग। अगर मानव शरीर में तांबा की वृद्धि हो जाए, कॉपर की वृद्धि हो जाए, तो विल्सन रोग हो जाता है, ठीक है। किस धातु को हवा में रखने पर उस पर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है, तो तांबे को अगर हवा में रख देंगे, यानी CuCO3 कॉपर, CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस, CuCO3 इंटू CuCO3 कार्बोनेट जो होता है ना, बेसिक कार्बोनेट जो होता है ना, तो CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस जो होता है ना, कि परत चढ़ जाती है, तो तांबा होता है। हरे रंग की परत चढ़ेगी तांबे पर, ठीक है। उसके बाद में है कि जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CuSO4 इंटू 5H2O होता है। जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र, कॉपर सल्फेट जो होता है ना, CuSO4 कॉपर, और सल्फेट जो होता है ना 5H2O होता है, ठीक है, कॉपर सल्फेट। जिंक ब्लेड यानी कि ZNS, जिंक ब्लेड से किस धातु का निष्कर्षण होता है, जस्ता का। जिंक ब्लेड से किस धातु का निष्कर्षण होता है, तो जस्ता का होता है। सफ़ेद होता है यानी सफ़ेद कशिश जो होता है ना, जिंक सल्फेट होता है, ZnSO4। सफ़ेद कशिश जो होता है ना, किसे जिंक सल्फेट होता है। सफ़ेद कशिश किसे कहेंगे, यानी सफ़ेद थोथा कहेंगे जिंक सल्फेट को, ठीक है। क्यूप्रिक जो होता है ना, वो नीला थोथा होता है। हरा जो होता है ना, हरा कशिश कौन होता है, फेरस सल्फेट होता है। हरा कशिश जो होता है ना, फेरस सल्फेट FeSO4 होता है। उसके बाद में हो जाता है क्यूप्रिक जो होता है ना, क्यूप्रिक होता है नीला थोथा। नीला कशिश जो होता है ना, क्यूप्रिक सल्फेट होता है। उसके बाद में जो होता है ना, सफ़ेद कशिश जो होता है ना, जिंक सल्फेट होता है, ठीक है, जिंक सल्फेट हो जाएगा। क्यों, आपका सफ़ेद थोथा जो होता है ना, सफ़ेद थोथा या सफ़ेद कशिश जो होता है ना, जिंक सल्फेट ZnSO4 होता है। उसके बाद में फिलोस्फर उल क्या है, जिंक ऑक्साइड है। फिलोस्फर उल किसे कहते हैं, तो जिंक ऑक्साइड को जो होता है ना फिलोस्फर उल कहेंगे। फिलोस्फर उल जो होता है ना, फिलोस्फर उल क्या होता है, तो फिलोस्फर पुष्प या उल कहेंगे किसे कहते हैं, तो जिंक ऑक्साइड को, ZnO को कहेंगे। लिथोपोन मिश्रण क्या है, तो जिंक सल्फाइड का और बेरियम सल्फेट का, ठीक है। लिथोपोन मिश्रण है, मिश्रण क्या है, लिथोपोन मिश्रण क्या है, तो वह किसका, जिंक सल्फाइड ZnS, जिंक सल्फाइड तथा बेरियम सल्फेट, बी से बेरियम सल्फेट का SO4, बेरियम सल्फेट होता है BaSO4, ठीक है। तो लिथोपेन मिश्रण किसका है, तो लिथोपेन का जो होता है ना आपका जिंक सल्फाइड तथा बेरियम सल्फेट का, ओके। उसके अंदर कौन सी अस्फुरदीप्ति होता है ना आपका, फॉस्फोरेसेंस का गुण प्रदर्शित करता है, तो कौन अस्फुरदीप्ति का जो होता है ना, जिंक सल्फाइड होता है, ठीक है। कौन अस्फुरदीप्ति जो होता है ना, फॉस्फोरेसेंस का गुण प्रदर्शित करता है, तो जिंक सल्फाइड होता है। चूहे मारने की दवा जिंक फॉस्फाइड, आपका ZN3P2 होता है, ZN3
P2 Zn3P2 हो जाए चूहे मारने की दवा। चूहे मारने की दवा क्या है? जिंक फॉस्फाइड है। चूहे मारने की दवा क्या है? जिंक फॉस्फाइड होती है। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़े से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है? तो जिंक क्लोराइड का, ZnCl2, जिंक क्लोराइड, जिंक, ठीक है। तो चूहे को मारने के लिए जिंक फॉस्फाइड Zn2, Zn3P2। उसके बाद लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए जिंक आपका क्लोराइड यूज होता है ना, जिंक क्लोराइड का प्रयोग ZnCl2। चर्म रोगों की दवा के लिए जिंक कार्बोनेट, ठीक है। चर्म रोग की दवा किससे बनाई जाती है? तो जिंक कार्बोनेट ZnCO3। चर्म रोग की दवा किससे बनाई जाती है? तो ZnCO3 यानी कि जिंक कार्बोनेट से बनाई जाती है, ठीक है। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है, क्यों? जिंक जो होता है ना, कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है क्योंकि जिंक कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। जिंक जो होता है ना, कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर को अलग कर सकता है, क्यों? क्योंकि जिंक जो होता है ना अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर से। भोजन के बर्तनों पर टीन की परत लगाई जाती है, जिंक की क्यों नहीं? तो भोजन के बर्तनों पर क्योंकि जिंक टीन से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, क्योंकि जिंक जो होता है ना टीन से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, ठीक है। चांदी धातु निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से होता है? तो अर्जेंटाइट से होता है, ठीक है। चांदी धातु का मुख्यतः किस अयस्क से जो होता है निष्कर्षण होता है? तो आपका अर्जेंटाइट से होता है। मैक ऑर्थर साइनाइड विधि द्वारा आपका चांदी का जो होता है ना निष्कर्षण जो होता है ना किससे होता है? तो होता है अर्जेंटाइट से, ठीक है। तो किस विधि द्वारा? तो मैक ऑर्थर साइनाइड विधि के द्वारा होता है। किस कारण चांदी खुले हवा में काली पड़ जाती है? तो Ag2S पतली परत बनने के कारण, ठीक है। Ag2S की पतली परत बनने के कारण। किस कारण चांदी खुले हवा में काली पड़ जाती है? तो Ag2S की पतली परत बनने के कारण। कौन सी धातु सर्वाधिक आघात वर्णीय होता है? तो चांदी होता है, ठीक है। सर्वाधिक आघात वर्णीय चांदी होता है, ठीक है। कौन सी धातु उच्च तापमान और ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? ठीक है, तो कौन सी धातु उच्च तापमान और ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करेगी? तो चांदी होती है। कौन सी धातु उच्च तापमान और ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करेगी? चांदी। उसके बाद में Ag प्लस और Cl निगेटिव के संयोजन से कौन सा यौगिक बनता है? तो सिल्वर क्लोराइड बनता है, ठीक है। AgCl, इसे हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है। AgCl जो होता है ना, Ag का प्लस और Cl माइनस जो होता है ना संयोजन से कौन सा यौगिक बनता है? तो AgCl यानी कि आपका क्या हो जाएगा? Ag से सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड जो होता है ना क्या होता है? हॉर्न सिल्वर को सिल्वर क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। फोटोक्रोमेटिक कांच में किसका प्रयोग होता है? सिल्वर क्लोराइड का। फोटोक्रोमेटिक कांच में हॉर्न सिल्वर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि फोटोक्रोमेटिक कांच जो होता है ना, फोटोक्रोमेटिक कांच में तो सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में, ठीक है। फोटोक्रोमेटिक कांच सिल्वर ब्रोमाइड कहेगा तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। फोटोक्रोमेटिक कांच में जो होता है ना सिल्वर क्लोराइड होता है। उसके बाद में सिल्वर आयोडाइड होता है कृत्रिम वर्षा में। सिल्वर आयोडाइड जो होता है ना, Ag जो होता है ना, सिल्वर आयोडाइड जो होता है ना, इसके AgI जो होता है ना सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किसमें क्या किया जाता है? तो वो कहते हैं हम कृत्रिम वर्षा में, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किन यौगिकों का उपयोग किया जाता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में AgCl यानी कि आपका AgCl, उसके बाद में AgBr और AgI का। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करेंगे? तो सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड तथा आपका सिल्वर आयोडाइड का। सिल्वर आयोडाइड, ब्रोमाइड तथा क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग करेंगे फोटोक्रोमेटिक में कांच में, सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है ना फोटोग्राफी में, तथा सिल्वर आयोडाइड होता है कृत्रिम वर्षा में, ठीक है। लूनर कास्टिक किसे कहते हैं? तो सिल्वर नाइट्रेट को, AgNO3। लूनर कास्टिक किसे कहा जाता है? AgNO3 का, यानी कि आपका सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं, ठीक है। लूनर कास्टिक किसे कहा जाता है? तो लूनर कास्टिक जो होता है ना सिल्वर नाइट्रेट को कहा जाता है, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट को हम लूनर कास्टिक कहते हैं, ठीक है। लूनर कास्टिक किसे कहते हैं? तो लूनर कास्टिक जो होता है ना सिल्वर नाइट्रेट को कहा जाता है। मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर किस स्याही का उपयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का कि बनी स्याही का। मतदान के समय लूनर कास्टिक किसे कहा जाता है? तो AgNO3 जो होता है ना, लूनर कास्टिक जो होता है ना, लूनर कास्टिक किसे कहा जाता है? AgNO3 को कहा जाता है, ठीक है। यानी कि और मतदान के समय जो होता है ना सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक कहते हैं। AgNO3 जो होता है ना उसी का उंगली पर चिन्ह लगाया जाता है। AgNO3 का रंगीन बोतलों में क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि सूर्य के प्रकाश में वो अपघटित हो जाते हैं, ठीक है। AgNO3 जो होता है ना सिल्वर नाइट्रेट को रंगीन बोतलों में क्यों नहीं रखा जाता है? क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाते हैं। चांदी के चम्मच में अंडा खाना क्यों वर्जित हो जाता है? क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित गंधक से प्रतिक्रिया कर
क्योंकि चांदी जो होता है ना, अंडा में जो उपस्थित गंधक है उसे प्रतिक्रिया करके काले रंग का सिल्वर सल्फाइड AgS बनाती है। Ag2S जो होता है ना, सिल्वर सल्फाइड बनाती है, जो चम्मच को नष्ट कर देती है। ठीक है, तो क्योंकि चांदी जो होता है ना, क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित गंधक से प्रतिक्रिया करके काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाती है, जो चम्मच को नष्ट कर देती है। ठीक है, उसके बाद में सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है ना, AgBr जो होता है ना, ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखने पर कौन सी गैसें बनती है? तो ब्रोमीन गैस बनती है। सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखने पर कौन सी गैसें बनती है? तो ब्रोमीन गैस बनती है। ठीक है, अब सोना के बारे में देखेंगे। सोना का निष्कर्षण जो होता है ना, कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट के अयस्क से होता है। सोना का निष्कर्षण प्रायः किससे होता है? किस अयस्क से होता है? तो कैल्वेराइट तथा सिल्वेनाइट से होता है। कौन सी धातु वायु में कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है? तो सोना। वायु में कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगी, सोना होता है। सोना अम्लराज विलयन में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? तो क्लोरोओरिक अम्ल बनाता है। ठीक है, सोना जो होता है ना, अम्लराज विलयन में घुल करके कौन सा अम्ल बनाता है? तो क्लोरोओरिक अम्ल बनाता है। ठीक है, सोना को कठोर बनाने के लिए है इसमें क्या मिलाते हैं? तांबा। ठीक है, सोना को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाएंगे? तो सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा मिलाया जाता है। औरम किसे कहते हैं? तो सोना को कहते हैं औरम, AuReum। झूठा सोना जो होता है ना, किसी बेवकूफ़ आयरन पाइराइड से होता है। झूठा सोना कौन होता है? तो आयरन पाइराइड से होता है। ठीक है, झूठा सोना जो होता है ना, कि कौन होता है? आयरन पाइराइड से होता है, ApS2। आयरन पाइराइड ApS2 जो होता है ना, झूठा सोना होता है। झूठा सोना जो होता है ना, आयरन पाइराइड्स को झूठा सोना कहा जाता है। ठीक है, स्वर्ण की शुद्धता को मापते हैं कैरेट में मापते हैं। सर्प विरोधी सुई के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? ऑरिक क्लोराइड का। Au सोना क्लोराइड जो होता है ना, ऑरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है सर्प विरोधी सुइयों के निर्माण में। ऑरी यानी कि सोना क्लोराइड जो होता है ना, गोल्ड क्लोराइड का, ऑरिक क्लोराइड का प्रयोग AuCl2 होता है। ठीक है, AuCl। सर्प विरोधी सुई के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? AuCl यानी कि ऑरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 24 कैरेट सोना जो होता है ना, 100% का होता है। 22 कैरेट जो होता है ना, 22 कैरेट का सोना जो होता है ना, प्लस 2 भाग तांबा होता है। ठीक है, 22 कैरेट में जो होता है ना, 2 भाग तांबा होगा। ठीक है, और 91.66%, 83.33% 20 कैरेट का होता है। ठीक है, 18 कैरेट में 75% होता है। उसके बाद में है अन्य धातुएं और उनके अनुप्रयोग। ठीक है, तो अन्य धातुएं और उनके अनुप्रयोग के बारे में हमने देखे। पारा का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? पारा का सिनेबार से होता है। पारा का अयस्क जो होता है ना, कौन है? सिनेबार से होता है। पारा का मृतीकरण जो होता है ना, डेडनिंग ऑफ मरकरी कहलाता है। पारा धातु का चर्बी या चीनी के साथ जोर से हिलाने पर भूरे रंग के चूर्ण में परिणत हो जाना। ठीक है, तो पारा का मृतीकरण जो होता है ना, क्या कहलाता है? तो पारा का मृतीकरण कहलाता है पारा धातु का चर्बी या चीनी के साथ जोर से हिलाने पर भूरे रंग के चूर्ण में परिणत हो जाना पारा का मृतीकरण है। कौन सी धातु न तो आघात वर्णीय है और न ही तन है? तो पारा जो होता है ना, न तो आघात वर्णीय है और न ही तन, न ही मैलिएबल है और न ही डक्टाइल है। ठीक है, न ही मैलिएबल है और न ही डक्टाइल है। ठीक है, तो पारा हो जाएगा। उसके बाद में हो जाएगा क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? तो क्विक सिल्वर ही पारा को कहते हैं। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? पारा को कहा जाता है। पारा को लौह पात्र में क्यों नहीं रखा जाता है? ठीक है, पारा को लौह पात्र में क्यों रखा जाता है? क्योंकि यह लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है। ठीक है, पारा को लोहा में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि यह पारा जो होता है ना, लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है। सीसा का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो गैलेना से। सीसा का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो गैलेना से होता है। किससे होता है? तो गैलेना से होता है। ठीक है, उसके बाद में सीसा ताप और विद्युत का क्या होता है? सीसा कुचालक होता है। लिथार्ज किसे कहते हैं? लिथार्ज जो होता है ना, लेड ऑक्साइड है, PbO। लिथार्ज क्या है? तो लिथार्ज जो होता है ना, लेड ऑक्साइड है। लिथार्ज क्या है? तो लेड ऑक्साइड है। लिथार्ज कौन सा है? तो लेड ऑक्साइड होता है। दिया सिलाई के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? तो लेड डाइऑक्साइड का। ठीक है, लिथार्ज क्या है? लेड ऑक्साइड जो होता है ना, PbO जो होता है ना, लिथार्ज कहेंगे। उसके बाद दिया सिलाई के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? लेड डाइऑक्साइड, PbO2 का। लेड डाइऑक्साइड। लेड ऑक्साइड जो होता है ना, लिजार्थ कहेंगे। लिजार्थ जो होता है ना, लेड ऑक्साइड होता है। लिजार्थ क्या होता है? तो लिजार्थ जो होता है ना, किसे कहते हैं? तो लेड ऑक्साइड को कहेंगे। और दिया सिलाई के निर्माण में होता है ना, लेड डाइऑक्साइड, PbO2 जो होता है ना, डाइऑक्साइड होता है। सफ़ेदा के नाम से किसे जाना जाता है? तो बेसिक लेड कार्बोनेट को, PbCO3 कार्बोनेट CO3 होता है। ठीक है,
तो सफ़ेदा जो होता है ना, वाइटनर जो होता है ना, वाइटनर के नाम से किसे जाना जाता है, तो वाइटनर के नाम से बेसिक लेड कार्बोनेट को जाना जाता है। बेसिक लेड PbCO3 जो होता है ना, बेसिक लेड कार्बोनेट को आपका वाइटनर कहा जाता है। ठीक है। लेड पाइप से पीने के जल में सप्लाई है तो उपयुक्त क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि यह वायु मिश्रित जल के साथ घुल करके विषैले लेड हाइड्रोक्साइड PbOH का होल्ट वाइज का निर्माण करता है। यानी कि शीशा पाइप से पीने के जल की सप्लाई है तो उपयुक्त क्यों नहीं मानते हैं। ठीक है। क्योंकि यह वायु मिश्रित जल के साथ घुल करके विषैले लेड हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, लेड ऑक्साइड PbOH का होल्ट वाइज का निर्माण करता है। थोरियम धातु का निष्कर्षण किससे, थोरियम मोनाजाइट से होता है। थोरियम जो होता है ना किससे होता है, तो मोनाजाइट से होता है। यूरेनियम धातु का निष्कर्षण जो होता है किससे होता है, पिच ब्लेंड से। यूरेनियम का पिच ब्लेंड से होता है। यूरेनियम के समस्थानिक 92, यूरेनियम को 234 होता है। इसमें प्रकृति से प्राप्त होता है 0.006%। ठीक है। यूरेनियम 92,235 जो होता है ना, यूरेनियम 92,234 जो होता है ना, तो 234 जो होता है ना, यूरेनियम 92,234 जो होता है ना, ये किससे प्राप्त होता है, तो यह जो होता है ना प्रकृति में कितना 0.006% है, 0.006% है। 92,235 जो होता है ना यूरेनियम, यह 0.71% है। कितना है, 0.71% है। ठीक है। तथा 92 यूरेनियम जो होता है ना, 92,238 जो होता है ना, यह 99.28% है। ठीक है। प्रकृति से में प्राप्त होती है। ठीक है। आशा की धातु किसे कहेंगे, यूरेनियम धातु को। आशा की धातु है यूरेनियम धातु। आशा की धातु कौन है, यूरेनियम है। बेडिलेआइट किस धातु का अयस्क है, तो जिरकोनियम का। बेडिलेआइट जो होता है ना, जिरकोनियम का अयस्क। बेडिलेआइट किस धातु का अयस्क है, बेडिलेआइट जो होता है ना, जिरकोनियम का अयस्क है। बेराइल किस धातु का अयस्क है, तो बेरिलियम का। बेरिलियम का अयस्क बेराइल। बेरिलियम किस धातु का अयस्क है, तो बेराइल जो होता है ना, बेरिलियम का है। बेराइल किस धातु का अयस्क है, तो बेरिलियम का। और जिरकोनियम का अयस्क है बेडिलेआइट। जिरकोनियम का बेडिलेआइट तथा आपका बेरिलियम का बेराइल। मोसाइक गोल्ड को क्या कहते हैं जिसका उपयोग पेंट के रूप में होता है, तो स्टेनस सल्फाइड जो होता है ना, स्टेनस सल्फाइड SnS2 हो जाता है ना। मोसाइक गोल्ड को क्या कहते हैं जिसका उपयोग पेंट में किया जाता है, तो मोसाइक गोल्ड को क्या कहते हैं, मोसाइक गोल्ड को क्या कहेंगे, तो स्टेनस सल्फाइड कहेंगे जिसका उपयोग पेंट में होता है। मोसाइक गोल्ड पेंट में किसका प्रयोग करेंगे, तो मोसाइक गोल्ड का प्रयोग होता है, उसका स्टेनस सल्फाइड है। कौन है, मोसाइक गोल्ड का स्टेनस सल्फाइड है। ठीक है। उसके बाद में है आतिशबाजी के दौरान हरा रंग और लाल चटक रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। हरा रंग जो होता है ना बेरियम के लिए, वह लाल चटक जो होता है ना स्ट्रांशियम धातु की उपस्थिति के कारण। हरा बेरियम के कारण। देखिए आतिशबाजी के दौरान हरा व लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, हरा बेरियम के चलते, और लाल जो होता है ना स्ट्रांशियम के। प्याज और लहसुन में गंध जो होती है ना सल्फर की उपस्थिति के कारण होती है। ठीक है। प्याज और लहसुन में गंध जो होता है ना किसके कारण होती है, तो प्याज और लहसुन का गंध जो होता है ना सल्फर के कारण होती है। वनस्पति तेलों में हाइड्रोजन के किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, निकेल धातु का। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में जो होता है ना का किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो निकेल धातु का प्रयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। वायुयान के निर्माण में किस धातु का उपयोग किया जाता है, पैलेडियम धातु का। पैलेडियम। ठीक है। वायुयान के निर्माण में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो प्लेडिनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। प्लेडियम धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में है पर्ल एस किसे कहा जाएगा, पर्ल एस जो होता है ना पोटेशियम कार्बोनेट होता है, K2CO3 कार्बोनेट CO3। पर्ल एस जो होता है ना पोटेशियम K2, पोटेशियम जो होता है पर्ल एस किसे कहते हैं, तो पोटेशियम कार्बोनेट को कहेंगे K2CO3 होता है, K2CO3। किसे रणनीति धातु जो होता है ना स्ट्रेटजिक मेटल कहते हैं, टाइटेनियम को। टाइटेनियम जो होता है ना किसे रणनीति धातु कहते हैं, तो रणनीतिक धातु जो होता है टाइटेनियम होता है। बोरॉन, लोहा, सिलिकॉन और एल्युमिनियम में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है, तो बोरॉन का। ठीक है। बोरॉन होगा, लोहा और सिलिकॉन एल्युमिनियम है। सिलिकॉन है, लोहा है, एल्युमिनियम है और बोरॉन में सबसे अधिक जो होता है ना गलनांक किसका होगा, बोरॉन का होगा। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर है, तो हीरा है। कठोर कौन है, तो हीरा है। लौह धात्विक खनिज किसे कहते हैं, तो लौह धात्विक खनिज जो होता है ना जिसमें लौह अंश की कुछ मात्रा सम्माहित रहती है, तो लौह धात्विक खनिज कहेंगे। उदाहरण के लिए मैग्नीज, कोबाल्ट, निकेल। मैग्नीज, कोबाल्ट, निकेल में जो होता है ना लौह धातु है। और लौह धातु किसे कहेंगे, ऐसे खनिज जिसमें लौह अंश नहीं पाया जाता, जैसे तांबा, बॉक्साइट, टीन आदि। ठीक है। घनत्व की दृष्टि से आरोही क्रम, सोना में जो होता है ना, सोना जो होता है ना इतना ग्राम
पर सेंटीमीटर क्यूब होता है ना। सोना जो होता है ना अवरोही क्रम घनत्व की दृष्टि से सोना का घनत्व कितना होगा 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, सोना का 19.38 पर सेंटीमीटर क्यूब होगा सोना से। के बाद में पारा का होता है 13, पारा का 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस्पात का 7.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो घनत्व की दृष्टि से अवरोही क्रम जो होता है ना सोना जो होता है ना सोना 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर होता है, पारा 13.6 होता है, 7.75 जो होता है ना इस्पात होता है। आपका थर्मिट अभिक्रिया, थर्मिट रिएक्शन किसे कहते हैं? तो थर्मिट रिएक्शन आयरन ऑक्साइड Fe2O3 ऑक्साइड Fe2O3 की एल के साथ अभिक्रिया अति तीव्र होती है जिससे काफ़ी ऊष्मा निकलती है, इसे ही थर्मिट अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, आयरन ऑक्साइड के साथ अगर एल्युमिनियम की अभिक्रिया अति तीव्र होती है, थर्मिट के कराते हैं उसे ही थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। अगर आयरन ऑक्साइड के साथ Fe2O3 आयरन ऑक्साइड के साथ अगर एल्युमिनियम का हम प्रतिक्रिया कराते हैं, एल्युमिनियम को अभिक्रिया कि क्या करेंगे अभिक्रिया कराते हैं तो उसे काफ़ी ऊष्मा निकलती है, उसे ही थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, Fe2O3 बराबर Al2 2Al अल्युमिनियम बराबर तो 2Fe हो जाएगा 2Fe प्लस Al2O3 प्लस ऊष्मा का निष्कर्षण हो जाएगा। ठीक है, ऊष्मा निकल जाएगा तो बहुत अधिक ऊष्मा का बहाव होगा तो इसी को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, आयरन ऑक्साइड के साथ अगर एल्युमिनियम का अभिक्रिया कराएंगे तो सिल्वर की परत का काला होना जो होता है ना कारण क्या है? तो सिल्वर हवा में उपस्थित सल्फर से अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। ठीक है, देखिए सिल्वर क्या करता है, सिल्वर की परत पर सिल्वर जो होता है ना काला, चांदी जो होता है ना काला क्यों पड़ जाता है? और वह जो होता है ना वातावरण में उपस्थित जो सिल्वर जो होता है हवा में उपस्थित सल्फर से अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, सिल्वर सल्फाइड AgS बना लेता है। कॉपर की परत का हरा होने का क्या कारण है? कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। कॉपर की परत का हरा होने का कारण क्या है? तो तांबा क्या करता है, कॉपर वायु में उपस्थित जो आपका आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड है, कॉपर क्या करता है कि वातावरण में उपस्थित जो आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड है उससे अभिक्रिया करके जो होता है क्रिया करके हरा रंग का कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। ठीक है, उसके बाद में होगा चांदी और पारद की अमलगम का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो चांदी और पारद के अमलगम का प्रयोग हम दांत की कैविटी भरने में करते हैं। ठीक है, चांदी और पारद के अमलगम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो दांत की जो कैविटी है उसको भरने में करते हैं। शुद्ध धातु की अपेक्षा मिश्र धातु की विद्युत चालकता तथा गलनांक क्या है? शुद्ध धातु की अपेक्षा मिश्र धातु की विद्युत चालकता तथा गलनांक जो होता है ना कम होता है। शुद्ध धातु की अपेक्षा मिश्र धातु की विद्युत चालकता और गलनांक दोनों कम होगा। सोल्डर किन धातुओं का? तो सीसा और टीन का। सोल्डर जो होता है ना सीसा और टीन का बना होता है। शुद्ध लोहा अत्यंत नर्म होता है, इसे कठोर व प्रबल बनाने हेतु इसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसमें कार्बन मिलाया जाता है 0.05%। ठीक है, लोहा क्या होता है? शुद्ध लोहा जो होता है ना अत्यंत नर्म होता है। शुद्ध लोहा क्या होता है? अत्यंत नर्म होता है और इसमें उसको कठोर बनाने के लिए कार्बन 0.05% मिलाया जाता है। ठीक है, शुद्ध सोना यानी कि गोल्ड 24 कैरेट का होता है, यह नर्म होता है, इसमें कठोरता हेतु चांदी या तांबा की कुछ मात्रा मिलाई जाती है। भारत में आभूषण बनाने हेतु कितने कैरेट के सोने का उपयोग किया जाता है? 22 कैरेट। इसका तात्पर्य यह है कि 22 भाग शुद्ध सोना और 2 भाग तांबा या चांदी मिलाया जाता है। ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप धातु तत्वों के लिए के होता है? तो 2 8 8 2 यानी कि 8 दूनी 16 2 18 2 20। ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप धातु तत्वों के लिए होता है? 2 8 8 2। क्रियाशील धातुओं का सही क्रम, पोटेशियम से कम क्रियाशील सोडियम होगा, सोडियम से कम कैल्शियम, कैल्शियम से कम आयरन होता है। ठीक है, आयरन से अधिक कैल्शियम, कैल्शियम से अधिक सोडियम, सोडियम से अधिक पोटेशियम होता है। ठीक है, उसके बाद में है कि हीरा सबसे कठोर कौन है? हीरा सीसा टंगस्टन और लोहा में सबसे अधिक कठोर तत्व कौन है? हीरा है। अधातु हीरा सभी प्राकृतिक वस्तुओं में सर्वाधिक कठोर होता है। कार्बोरेंडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन व नाइक्रोम में से कौन एक पदार्थ बहुत कठोर व तन्य है? ठीक है, कार्बोरेंडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन और नाइक्रोम। नाइक्रोम का तार जो होता है नाइक्रोम जो होता है ना सबसे कठोर और तन्य है। ठीक है, कार्बोरेंडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन और नाइक्रोम में से कौन एक पदार्थ बहुत कठोर व तन्य है? तो आपका नाइक्रोम होता है। सबसे हल्की धातु या सबसे भारी धातु? सबसे हल्का लिथियम धातु है, सबसे भारी ऑस्मियम होता है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व क्या होगा? तो यूरेनियम हो जाएगा। ठीक है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन होता है? यूरेनियम होता है। सोना, चांदी, पारा, प्लेटिनम में से
सबसे भारी घनत्व वाला तत्व कौन है? तो प्लेटिनम हो जाएगा। सोना, चांदी, पारा, प्लेटिनम में से सबसे भारी घनत्व वाला तत्व इन चारों में से जो होता है ना प्लेटिनम होता है। और सबसे भारी प्राकृतिक तत्व जो होगा सबसे भारी यूरेनियम होता है। उपधातुओं की आवृत्ति सारणी में कुल कितनी संख्याएं होती है? तो 7। उपधातुओं की आवर्त सारणी की कुल कितनी संख्या है? तो उपधातुओं की आवर्त सारणी में, धातु नहीं बल्कि उपधातुओं की, तो 7 हैं। तो उपधातु कौन कौन से हैं? बोरॉन है, बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेल्यूरियम है और पोलोनियम है, ठीक है। तो उपधातुओं की आवर्त सारणी में कुल कितनी संख्याएं होती है? तो टोटल उपधातुओं की संख्या 7 है, ठीक है, ठीक है। तो बोरॉन हो जाएगा, बोरॉन हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम होता है, ठीक है। अब आते हैं अधातुएं और आध्यात्मिक यौगिक और उनके अनुप्रयोग, ठीक है। आवर्त सारणी में सभी अधातु तत्वों को किस दिशा में रखा गया है? तो दायां दिशा में रखा गया है, ठीक है। अधातु दाएं दिशा में आवर्त सारणी में। कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला अधातु कौन सी है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, और उसके बाद में क्लोरीन आदि। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन आदि। ठोस अवस्था में पाए जाने वाले अधातु है कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, आयोडीन है, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन इत्यादि, ठीक है। उसके बाद में आवर्त सारणी में आध्यात्मिक तत्वों की अवस्थिति। हाइड्रोजन वर्ग 1 में पाया जाता है। हाइड्रोजन किस वर्ग में है? 1 में है। कार्बन जो होता है ना किस वर्ग में है? 14 में है, ठीक है। कार्बन को होता है 14 वर्ग में है, कार्बन 14 में है। कार्बन किस में है? 14 में है, ठीक है। तो हाइड्रोजन 1 में है, कार्बन 14 में है। नाइट्रोजन या फास्फोरस जो होता है ना 15 में, नाइट्रोजन या फास्फोरस 15 में है, ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर 16 में है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो होता है ना वर्ग 17 यानी कि हाइड्रोजन में है, ठीक है। उसके बाद में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन यानी कि शून्य श्रेणी में है, ठीक है, या 18वीं श्रेणी में है। अब तो हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है ना किसके समान होता है? क्षारीय धातुओं के। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके समान होता है? तो क्षारीय धातु जो होते हैं ना, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है ना किसके समान है? तो क्षारीय धातुओं के समान है, ठीक है। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में किया था। हाइड्रोजन की खोज जो होता है ना 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने किया था, ओके। उसके बाद में है कि किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन, भविष्य का धातु कहेंगे तो यूरेनियम को, और भविष्य का ईंधन कहेंगे तो हाइड्रोजन का होता है। वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है वनस्पति घी के निर्माण में। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो संकलन अभिक्रिया, ठीक है। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण जो होता है ना संकलन अभिक्रिया का उदाहरण है। वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन को निकेल उत्प्रेरक को बनाएंगे तो वनस्पति घी। वनस्पति घी बनाने के लिए हम वनस्पति तेल में का हाइड्रोजनीकरण करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और 150 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 180 डिग्री सेल्सियस तक का ताप, निकेल उत्प्रेरक 150 से 180 डिग्री सेल्सियस ताप जो होता है ना वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन का उपयोग होता है वनस्पति घी बनाने में, ठीक है। बैलून में कौन सी गैसें भरी जाती है? तो हाइड्रोजन गैसें। गुब्बारों में कौन सी गैसें भरी जाती हैं? तो गुब्बारा में हाइड्रोजन भरा जाता है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम द्रव्यमान की संख्या जो होते हैं ना कितनी होती है? प्रोटियम के 1, ड्यूटेरियम के 2 और ट्राइटियम के 3। प्रोटियम प्रिंसिपल होता है, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में क्रमशः 1, 2, 3 दरमियान होती है। ड्यूटेरियम की खोज किसने किया था? तो यूरे ब्रिकवेड व मर्फी ने 1931 में यूरे। ड्यूटेरियम की खोज किसने किया था? तो यूरे। उसके बाद में ब्रिकवेड और मर्फी, यूरे, ब्रिकवेड और मर्फी ने किया था, ठीक है। ड्यूटेरियम की खोज किसने किया था? तो यूरे, ब्रिकवेड और मर्फी ने, यूरे, ब्रिकवेड और मर्फी ने किया था, ठीक है। गुरुजल यानी कि हैवी वाटर क्या है? तो हैवी वाटर जो होता है ना ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन, हैवी गुरुजल जो होता है ना कौन है? तो हैवी वाटर जो होता है इसमें ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन, अर्थात हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप्स ड्यूटेरियम ले लेता है, ठीक है। ड्यूटेरियम प्लस हैवी हाइड्रोजन जो होता है ना गुरुजल, हैवी वाटर में ऑक्सीजन प्लस ड्यूटेरियम होता है, ठीक है। हैवी प्लस जो होता है ड्यूटेरियम यानी कि हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ड्यूटेरियम ले लेता है, ठीक है। तो हैवी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन यानी कि ऑक्सीजन प्लस आपका ड्यूटेरियम जो होता है ना उसे को हैवी वाटर कहेंगे। भारी जल जो होता है ना यानी कि भारी जल ड्यूटेरियम के ऑक्साइड जो होता है ना D2O। भारी जल का क्या है? तो भारी जल जो होता है ना हैवी वाटर क्या है? तो ड्यूटेरियम के ऑक्साइड है, D2O है, क्या है? तो D2O है। भारी जल जो होता है कौन सा? D2O होता है। उसके बाद में है भारी जल की खोज किसने किया था? यूरे तथा वाशबर्न ने किया था। यूरे तथा वाशबर्न ने जो होता है 1932 में किया था। भारी जल की खोज
बाष्पर्ण तथा यूरेनियम, बाष्पर्ण तथा यूरेनियम 1932 में किया था, ठीक है। भारी जल का अनुभार कितना होता है? 20 होता है। भारी जल का अनुभार 20 होता है। भारी जल का घनत्व साधारण जल से क्या होता है? अधिक होता है। भारी जल का घनत्व साधारण जल से अधिक होता है, क्योंककि साधारण जल के 5000 भाग में 1 भाग भारी जल का होता है, ठीक है। तो भारी जल का घनत्व साधारण जल से अधिक होगा, क्योंकि भारी जल का जो घनत्व अधिक होता है, क्योंकि साधारण जल के 5000 भाग का 1 भाग जो होता है ना, भारी जल होता है, ठीक है। उसके बाद में है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है ना, पेरोक्साइड तो O2 हो जाएगा, हाइड्रोजन H2O2 जो होता है ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसे ऑक्सीजनेटेड वाटर भी कहा जाता है। ऑक्सीजनेटेड वाटर भी कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऑक्सीजनेटेड वाटर भी कहा जाता है। कागज उद्योग के लुगदी को रंगहीन बनाने में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का H2O2 का प्रयोग किया जाता है। कागज उद्योग में लुगदी को रंगहीन बनाने के लिए, कागज उद्योग में जो लुगदी होती है उसे रंगहीन बनाने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2SO2 का प्रयोग किया जाता है। कौन सी ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है? तो H2O2। ऑक्सीकारक और अवकारक जो होता है ना, कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों के रूप में व्यवहार करता है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 होता है, ठीक है। इसका उपयोग पुरानी तैलचित्रों को चमकदार व उनके रंगों को पुनः उभारने में किया जाता है। H2O2 का हाइड्रोजन पेरोक्साइड, देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है ना, कागज बनाने के लिए, रंगीन बनाने के लिए लुगदी को, उसके बाद में यह ऑक्सीकारक अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है, ठीक है, H2O2। और इसका प्रयोग जो होता है ना, पुराने तैल चित्रों को चमकदार और उसके रंगों का पुनः उभारने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसका? तो H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। किस विरंजक चूर्ण का क्लोरीन के विकल्प रूप में प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन के विकल्प के रूप में हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। किस विरंजक चूर्ण का क्लोरीन के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 का। जल क्या है? एक यौगिक है, इसका गुणसूत्र H2O होता है। जल क्या है? जल एक यौगिक है। जल क्या है? एक यौगिक है। शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन, जिसका pH मान 7 होता है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, जल एक यौगिक है। शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है शुद्ध जल, ठीक है। प्राकृतिक रूप से कौन सा जल सर्वाधिक शुद्ध है? तो वर्षा जल। प्राकृतिक रूप से कौन सा जल जो होता है ना सर्वाधिक शुद्ध होता है? तो वर्षा जल जो होता है ना सर्वाधिक शुद्ध होता है। जल सर्वाधिक विलायक क्यों होता है? क्योंकि जल का डाइलेक्ट्रिक नियतांक अधिक होता है, ठीक है। जल सार्वत्रिक विलायक क्यों होता है? क्योंकि जल का डाइलेक्ट्रिक नियतांक जो होता है ना अधिक होता है। जल में हाइड्रोजन का प्रतिशत भार क्या है? 11%। जल में हाइड्रोजन का प्रतिशत भार क्या होता है? 11.11% है, ठीक है। और जल में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 11.11%, ठीक है। हाइड्रोजन गैस का 1 मोल जलकर 290 आपका किलो जूल ऊष्मा देता है, अतः 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर कितनी ऊष्मा देगी? ठीक है, देखिए हाइड्रोजन गैस का 1 मोल जल करके 290 किलो जूल ऊष्मा देता है, ठीक है, 290 किलो जूल ऊष्मा देता है। तो अतः 4 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है, 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? तो 580 जूल, 29 दूना 58, ठीक है, दोगुना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में है कि हवा की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनता है? तो जल। हवा की उपस्थिति में अगर हाइड्रोजन जलेगा हवा की उपस्थिति में जल बनता है। किस विधि द्वारा अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है? तो निर्लवणीकरण विधि द्वारा। किस विधि द्वारा अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है? निर्लवणीकरण विधि द्वारा। किस गैस का उपयोग पीने के पानी में शुद्ध करने के लिए किया जाता है? क्लोरीन गैस का। किस गैस का प्रयोग हम पीने के पानी को शुद्ध करने में करेंगे? तो क्लोरीन गैस का। इसका प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने, विष संक्रामक बनाने तथा पानी को रोगाणुनाशक की तरह होता है, ठीक है। तो क्लोरीन गैस का हम प्रयोग करेंगे ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, विष संक्रामक बनाने में तथा रोगाणुनाशक की तरह भी कार्य कर सकते हैं, ठीक है। उत्क्रम प्रासरण क्या है? तो उत्क्रम प्रासरण का क्या होता है? तो उत्क्रम प्रासरण जो होता है ना, रिवर्स ओस्मोसिस जो होता है ना, उत्क्रम प्रासरण, यह होता है छनन विधि द्वारा जल शोधन की एक विशिष्ट प्रक्रिया। समुद्री जल को इसी विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो एक छनन विधि का जल शोधन की प्रक्रिया है। समुद्री जल को शुद्ध करने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो रिवर्स ओस्मोसिस का, उत्क्रम प्रासरण का। उत्क्रम प्रासरण जो होता है ना, समुद्री जल को शुद्ध करने में इसका प्रयोग करते हैं, एक छनन विधि है। फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो स्कंदन यानी कि कोगुलेशन प्रक्रिया द्वारा। फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो स्कंदन।
फिटकरी को गंदे जल में मिलाने पर जल शोधन क्रमशः स्कंदन, ऊर्णन व अवसादन के द्वारा होता है। ठीक है, कोगुलेशन, उसके बाद में फोकुलेशंस जो होता है ना, फ्लोकुलेशंस और सेडिमेंटेशंस। फिटकरी गंदले पानी को, फिटकरी क्या करता है, तो फिटकरी जो होता है ना गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है, तो स्कंदन प्रक्रिया द्वारा। किस द्वारा, कोगुलेशन प्रक्रिया द्वारा। फिटकरी को गंदे जल में मिलाने पर जल शोधन क्रमशः स्कंदन, कोगुलेशन, स्कंदन, ऊर्णन और अवसादन के द्वारा होता है। ब्लू आइस, ब्लू आइस किसे कहते हैं, ऐसा शुद्ध बर्फ जो रोगाणु रहित होते हैं और 2000 से 3000 वर्ष पुराने होते हैं। ठीक है, ब्लू आइस किसे कहा जाता है, तो ब्लू आइस जो होता है ना रोगाणु नाशक होता है और 2000 से 3000 वर्ष पुराना होता है। ठीक है, और इसका प्रयोग हम विस्की के निर्माण में करते हैं। ठीक है, केतली के में जल उबालने पर उसकी आंतरिक परत में सफ़ेद रंग की किसकी परत होती है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स की परत होती है। केतली में जल उबालने पर उसकी आंतरिक परत में सफ़ेद रंग की किसकी परत होती है, तो आपका मैग्नीशियम और कैल्शियम और मैग्नीशियम की कार्बोनेट्स की। किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की तरह होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। किस गैस की गंध जो होता है ना सड़े हुए अंडे की जैसी होती है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड की होती है। किसकी होती है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड की होती है। ठीक है, उसके बाद में है धातुओं के साथ जल मिश्रित अम्लों की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो हाइड्रोजन गैस। धातुओं के साथ जल मिश्रित अम्लों की अभिक्रिया होने पर, जल मिश्रित जो अम्ल होगा उसकी अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड होता है आपका द्विपरमाणुक। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है ना द्विपरमाणुक होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड कैसा होता है, तो द्विपरमाणुक होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है, द्विपरमाणुक होता है। एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का क्या सूत्र होगा, तो एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के साथ इसका यौगिक का क्या संबंध, XH4 है। ठीक है, तो X जो होता है ना उसके 4 वो हाइड्रोजन है, तो ऊपर एक हाइड्रोजन, बाएं दाएं और नीचे हाइड्रोजन होता है। ठीक है, मिट्टी का तेल, डीजल, कोयला व हाइड्रोजन में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषक होता है। मिट्टी का तेल, डीजल, कोयला और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन यह स्वच्छतम दहन ईंधन है, इसे जलने से केवल जल उत्पन्न होता है। ठीक है, जल गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। जल गैस, वाटर गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो वाटर गैस जो होता है जल गैस का आपका CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर गैस का, और हाइड्रोजन H2 COH2 होता है, CO प्लस H2। तो जल गैस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन होता है, CO प्लस H2 होता है, CO प्लस H2 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हम कार्बन के बारे में देखेंगे, कार्बन क्या होता है, तो कौन से तत्व समूह पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी थे, तो कार्बन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन। जीवन मैंने पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी थे, तो कार्बन थे, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन था, कार्बन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन। प्रकृति में कौन सा तत्व सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है, तो कार्बन होता है। इसमें श्रृंखलन यानी कि कैटायनेशंस के गुण होते हैं, कैटायन के गुण होते हैं, अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो प्रकृति में कौन सा तत्व सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है, तो कार्बन करता है। कौन करता है, तो कार्बन करता है। ठीक है, श्रृंखलन गुण क्या होता है, श्रृंखलन गुण क्या होता है, तो किसी तत्व के परमाणुओं के आपस में बंधित होने का गुण को श्रृंखलन गुण कहते हैं। श्रृंखला गुण क्या होता है, तो किसी तत्व के परमाणुओं के आपस में बंधित होने के गुण को श्रृंखलन गुण कहा जाता है। ग्रेफीन क्या होता है, तो कार्बन के नैनो प्रतिरूप। ठीक है, तो ग्रेफीन क्या होते हैं, तो कार्बन के नैनो प्रतिरूप को हम ग्रेफीन कहते हैं। ग्रेफीन क्या है, एक अणु की मोटाई वाली सामान्य कार्बन की एक पतली परत। ग्रेफीन क्या है, तो एक अणु की मोटाई वाली समान कार्बन की एक पतली परत है, अर्थात कार्बन का अवरूप है। ग्रेफीन क्या है, तो कार्बन का एक अपरूप होता है, कार्बन के अपरूप। ठीक है, तो कार्बन के 2 प्रकार होते हैं, एक अक्रिस्टलीय होता है, एक क्रिस्टलीय रूप होता है। एक क्रिस्टलीय अवरूप और एक अक्रिस्टलीय रूप होता है। तो क्रिस्टलीय रूप में जो होता है ना हमने देखा, तो क्रिस्टलीय रूप क्या है, तो क्रिस्टलीय रूप में जो होता है ना ग्रेफाइट, हीरा तथा फुलरेंस होता है। तो क्रिस्टलीय रूप जो होता है ना कार्बन जो होता है ना, कार्बन के 2 अवरूप हैं, एक अक्रिस्टलीय अवरूप है, दूसरा क्रिस्टलीय अवरूप है। तो क्रिस्टलीय रूप में हीरा, ग्रेफाइट तथा फुलरेंस आता है, और अक्रिस्टलीय रूप में होता है लकड़ी का कोयला, काजल, उसके बाद में जांतों चारकोल तथा शर्करा चारकोल। ठीक है, अक्रिस्टलीय रूप में होता है लकड़ी का कोयला, काजल, जांतों चारकोल तथा शर्करा चारकोल। ठीक है, अब तक खोजे गए पदार्थों में सबसे मजबूत पदार्थ क्या है, तो ग्रेफीन है।
ठीक है। अब तक के खोजे गए पदार्थों में सबसे मजबूत पदार्थ जो होगा वह कौन है, तो ग्रेफीन है। यानी इसकी खोज आंद्रे जिम व कॉन्स्टांटिन नोवोसेलोव ने की थी। आंद्रे जिम तथा कॉन्स्टांटिन नोवोसेलोव ने की थी, जिन्हें 2010 में भौतिक के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। तो अब तक की खोजे गए पदार्थों में सबसे मजबूत पदार्थ जो होता है ना वह ग्रेफीन है। ठीक है। इसकी खोज आंद्रे जिम और कॉन्स्टांटिन नोवोसेलोव ने की है, जिन्हें 2010 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। केवलार, लेक्सॉन, ग्रेफीन और स्पाइडर में केवल कार्बन से कौन बना हुआ है, तो ग्रेफीन बना हुआ है। केवलार, लेक्सान, ग्रेफीन और स्पाइडर। केवलार, लेक्सान, ग्रेफीन और स्पाइडर सिल्क में से कौन केवल कार्बन का बना हुआ है, तो ग्रेफीन। यह कार्बन का एक द्विआयामी रूप होता है। ग्रेफीन क्या होता है, यह कार्बन का एक द्विआयामी रूप होता है। ठीक है। ग्रेफीन की क्या विशेषताएं होती है, तो ये द्विआयामी पर है, यानी 2D है। ग्रेफीन क्या है, 2 डायमेंशनल है ग्रेफीन। उच्च विद्युत चालकता होता है, उच्च तापीय चालकता। ठीक है। तो ग्रेफीन का उच्च तापीय चालकता, उच्च विद्युत चालकता होती है। उच्च प्रतिरोध, यह स्टील की अपेक्षा 200 गुना ज़्यादा मजबूत होता है। यह स्टील की अपेक्षा 200 गुना ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है। इसका उच्च प्रतिरोध, उच्च चालकता, उच्च विद्युत चालकता, उच्च तापीय चालकता, उच्च प्रतिरोध। लचीलेपन की अधिक मात्रा है। ठीक है। यह स्टील से 200 गुना मजबूत है। लचीलेपन की अधिक मात्रा है। आयनीकरण विकिरण प्रभावित नहीं होता है, उच्च पारदर्शी है। आयनकारी विकिरण जो होता है ना, आयनीकारी विकिरण प्रभावित नहीं होता। आयनीकरण भी जो विकिरण है प्रभावित नहीं होता है। उच्च पारदर्शी है। उच्च घनत्व, जो हीलियम परमाणु को गुजरने नहीं देता है। इसका घनत्व जो होता है ना उच्च होता है, उच्च घनत्व है जिसका हीलियम परमाणु को गुजरने नहीं देता है। जीवाणुरोधी प्रभाव। ठीक है। ग्रेफीन क्या है, एक जीवाणुरोधी प्रभाव है। टच स्क्रीन, LCD तथा LED इत्यादि के निर्माण में इसका प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। टच स्क्रीन में, LCD में तथा LED में, टच स्क्रीन LCD तथा LED इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, ग्रेफीन का। ठीक है। कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है, तो ऑक्सोकार्बन जो होता है ना कार्बन का अपरूप नहीं है। यह एक अकार्बनिक यौगिक है जो केवल कार्बन और ऑक्सीजन से युक्त होता है। ठीक है। कौन कार्बन का अवरूप नहीं है, तो ऑक्सोकार्बन अवरूप नहीं है। यह एक अकार्बनिक यौगिक है जो केवल कार्बन और ऑक्सीजन से युक्त होता है। कौन सा कार्बन के अवरूप है, हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन्स है। कृत्रिम ग्रेफाइट का निर्माण किस विधि द्वारा होता है, तो एचिसन विधि द्वारा। कृत्रिम ग्रेफाइट जो होता है ना, कृत्रिम ग्रेफाइट का निर्माण किस विधि से होता है, तो एचिसन विधि के द्वारा जो होता है ना, कृत्रिम ग्रेफाइट का निर्माण एचिसन विधि के द्वारा होता है। ठीक है। उसके बाद में है कि ग्रेफाइट की क्या संरचना होती है, तो षष्ठकोणीय जालक होता है, यानी हेक्सागोनल लैटिक्स लेयर होता है, हेक्सागोनल होता है। ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है, तो षष्ठकोणीय जालक सतह होता है। ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं होने के क्या कारण है, तो ग्रेफाइट के विद्युत के सुचालक होने का कारण क्या है, तो क्योंकि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो संपूर्ण रवा जालक में गमन करते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होता है। ग्रेफाइट की सर्वाधिक प्राप्ति किस राज्य में होती है, तो उड़ीसा में। ग्रेफाइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो उड़ीसा में होता है। पेंसिल की लेड में ग्रेफाइट होता है। ठीक है। यह विद्युत के चालक होता है। ठीक है। इसे संनेहक के रूप में प्रयोग होता है, तो ग्रेफाइट का हम संनेहक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। कार्बन के तीसरे अवरूप की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी, जिन्हें रसायन शास्त्र में के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टीम कौन से है, तो रॉबर्ट F कर्ल, उसके बाद में हेराल्ड डब्ल्यू क्रोटो तथा रिचर्ड E स्माले। कार्बन का तीसरा स्वरूप जो होता है ना, तीसरा अवरूप जो होता है ना, फ्लोरीन्स है। तो फ्लोरीन जो होता है ना, कार्बन के तीसरे अवरूप फ्लोरीन की खोज जो होता है 3 वैज्ञानिकों ने किया था, जिसे रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। रॉबर्ट F कर्ल थे, उसके बाद में हेराल्ड डब्ल्यू क्रोटो तथा E स्माले। उसके बाद में डब्ल्यू क्रोटो तथा रिचर्ड स्माले। ठीक है। उसके बाद में है फ्लोरीन का अणुसूत्र C60 होता है। ठीक है। फ्लोरीन का अणुसूत्र क्या होता है, तो कार्बन 60 होता है। फ्लोरीन का जो होता है ना अणुसूत्र C60 होता है, यानी कार्बन 60 होता है फ्लोरीन। वैज्ञानिक रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर, फ्लोरीन के नाम पर इसका नामकरण फ्लोरीन किया गया, बकमिंस्टर फुलर। ठीक है। तो रिचर्ड बकमिंस्टर जो फुलर थे उसी के नाम पर फ्लोरीन से रखा गया है। तो बकमिंस्टर फुलर क्या होता है, कार्बन यौगिक का एक अवरूप है। बकमिंस्टर फ्लोरीन क्या होता है, तो बकमिंस्टर फ्लोरीन जो होता है कार्बन यौगिक का एक अपरूप है जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छा होता है। ठीक है। जो परस्पर पंचभुज या षष्ठभुज के
बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। षष्ठभुज जो होता है ना, या पचभुज, षष्ठभुज या पचभुज जो होता है ना, से जुड़े होते हैं। ठीक है, षष्ठभुज या पचभुज से जुड़े होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कार्बन के रूप किस अवरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होता है? तो फ्लोरीन की। ठीक है, कार्बन के किस अवरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है? तो फ्लोरीन की। किस में कार्बन होता है? तो लिग्नाइट में। किस में कार्बन होता है? तो लिग्नाइट में कार्बन होते हैं। लिग्नाइट में कार्बन होते हैं। कार्बनीकरण के मात्रा के आधार पर कोयले की 4 किस्में हैं। कार्बनीकरण की मात्रा के आधार पर, कार्बनीकरण के मात्रा के आधार पर जो होता है ना, कोयले के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, कोयले की किस्म पिट, एक पिट होता है। 50 से 60% कोयले के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था सबसे निम्न कोटि का कोयला पिट होता है। सबसे निम्न कोटि का कोयला है, इसमें कार्बन जो होता है ना 50 से 60% होता है। पिट कोयले में 50 से 60% कार्बन होता है और ये सबसे निम्न कोयला है। लिग्नाइट में 60 से 70 होता है, भूरा कोयला है। लिग्नाइट क्या होता है? 50 से 60 से 70 जो होता है ना, लिग्नाइट में होता है। ठीक है, यह भूरा कोयला होता है। बिटुमेन 70 से 86% होता है। सामान्य किस्म का कोयला, मुलायम कोयला, घरेलू कार्यों में प्रयुक्त। देखिए, सामान्य किस्म का है, मुलायम कोयला है, सामान्य किस्म का कोयला है, मुलायम है, और घरेलू जो होता है कार्यों में प्रयुक्त होता है बिटुमेन्स कोयला। ठीक है, और 90 से 100% एंथ्रासाइट, 90 से 98% होता है उच्च कोटि का कोयला है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट क्या होता है? 90 से लेकर के, यानी कि 86, 90 से लेकर के 98 तक होता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, स्टील और मिश्र धातु स्टील में से किस में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो आपका ढलवा लोहा में, ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा, तो इसलिए सबसे निम्न कोटि का लोहा हो जाएगा। उसके बाद में हो जाएगा क्रिस्टलन। क्रिस्टलन रावा की श्रेणी में कौन कौन आते हैं? तो क्रिस्टलन जो होता है ना, रावा की श्रेणी में नमक आएगा, चीनी आएगा, हीरा, क्वार्टज, बर्फ, ग्रेफाइट इत्यादि। जबकि गंधक क्रिस्टलन की श्रेणी में नहीं आता है। गंधक जो होता है ना, क्रिस्टलन की श्रेणी में नहीं आता। क्रिस्टलन यानी रावा की श्रेणी में नमक आ जाएगा, नमक, चीनी, हीरा, क्वार्टज, बर्फ, ग्रेफाइट। हीरा, चीनी, क्वार्टज, बर्फ, ग्रेफाइट आता है। ठीक है, गंधक जो होता है ना, क्रिस्टलन के श्रेणी में नहीं आता है। हीरे के प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो किम्बरलाइट पत्थर। हीरे का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो किम्बरलाइट पत्थर है हीरा का प्राकृतिक स्रोत जो होता है ना, वह किम्बरलाइट पत्थर है। ठीक है, कुलीनान, होप, कोहिनूर व पीट क्या है? हीरे की किस्में हैं। उसके बाद में कुलीनान, होप, कोहिनूर व पीट। कुलीनान, होप, कोहिनूर व पीट। कुलीनान है, कौन कौन है? तो कुलीनान है, होप है, कुलीनान, होप, कोहिनूर व पीट, ये सबको हीरे की किस्में हैं। सर्वप्रथम किसने कृत्रिम हीरे का निर्माण किया था? मोयांसा ने 1893 में, मोयांसा ने। ठीक है, सर्वप्रथम किसने हीरे का, यानी प्राकृतिक हीरे जो होता है ना, सॉरी, कृत्रिम हीरे का निर्माण किया था? मोयांसा ने 1893 में मोयांसा ने किया था। सर्वप्रथम कृत्रिम हीरे का निर्माण मोयांसा ने 1893 में किया। शुद्ध हीरा क्या होता है? तो पारदर्शक और रंगहीन। शुद्ध हीरा जो होता है ना, पारदर्शक होगा, यानी कि इधर से उधर देख सकते हैं, पारदर्शक होगा और कोई उसका रंग नहीं होता है। तो शुद्ध हीरा क्या होता है? पारदर्शक और रंगहीन होता है। उसके बाद में काले रंग के हीरो को क्या कहते हैं? काले रंग के हीरो को क्या कहा जाता है? तो बोल्ट या कार्बोनेडो। ठीक है, बोल्ट कहेंगे अथवा कार्बोनेडो कहेंगे। काले रंग के हीरो को बोल्ट कहेंगे, बोल्ट यानी कि बोल्ट या कार्बोनेडो या बोल्ट। हीरा ताप व विद्युत का क्या होता है? तो कुचालक होता है। हीरा जो है ताप और विद्युत का कुचालक होता है। हीरा की संरचना कैसी होती है? तो नियमित चतुष्फलकीय होती है। ठीक है, हीरा की आपका संरचना कैसी होती है? नियमित चतुष्फलकीय होती है। किससे कांच का उत्कीर्णन या खरोंचा जा सकता है? हीरा से। किससे कांच को पर खरोंचा जा सकता है? हीरा से या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, HCl या हीरा से। हीरे के बिक्री की क्या इकाई है? कैरेट। 1 कैरेट बराबर 0.2 ग्राम, यानी कि 200 मिलीग्राम होता है। 1 कैरेट बराबर 0.2 ग्राम होता है, 0.2 ग्राम होता है, यानी कि 200 मिलीग्राम। ठीक है, 0.2 ग्राम, 1 कैरेट बराबर 0.2 ग्राम होता है। ओके, किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। सल्फर, सिलीनियम, ब्रोमीन व फास्फोरस में से कौन अधातु विद्युत चालक है? कौन सी अधातु विद्युत चालक है? तो सल्फर धातु है, ब्रोमीन और फास्फोरस और सिलीनियम। ठीक है, सल्फर, सिलीनियम, ब्रोमीन और फास्फोरस। ठीक है, कौन कौन है? सल्फर, सिलीनियम, ब्रोमीन और फास्फोरस में से कौन सी अधातु विद्युत के चालक है? तो सिलीनियम है। कौन है? सिलीनियम। कार्बन का अवरूप नहीं है, तब मीथेन कार्बन का अवरूप नहीं है। ठीक है, सिलिकॉन, कृत्रिम हीरे किसे कहते हैं? तो सिलिकॉन कार्बाइड को। इसे कार्बोरेंडम भी कहा जाता है। ठीक है, कृत्रिम हीरे
हीरा किसे कहा जाता है? तो कृत्रिम हीरे को मियांसा ने बनाया था सर्वप्रथम। मियांसा ने कब बनाया था कृत्रिम हीरे को? ठीक है, तो कृत्रिम हीरे को सबसे पहले जो होता है मियांसा ने बनाया था। ठीक है, 1893 में। तो कृत्रिम हीरे किसे कहते हैं? तो सिलिकॉन कार्बाइड को कहते हैं, जिसे इसे कार्बोनेंडम भी कहा जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? तो सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा कहा जाता है। सीमेंट का मुख्य सिलिका है, इसे बालू भी कहा जाता है। सीमेंट का मुख्य घटक कौन है? सिलिका, SiO2। कृत्रिम हीरा सिलिकॉन कार्बाइड होता है, सिलिकॉन कार्बाइड होता है, जिसे कार्बोनेंडम भी कहा जाता है, कार्बोनेंडम कहेंगे। सीमेंट का मुख्य घटक कौन है? सिलिका। सीमेंट का मुख्य घटक सिलिका है, SiO2। सिलिका अर्थात बालू का रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो सिलिका डाइऑक्साइड होता है। सिलिका अर्थात बालू का रासायनिक समीकरण क्या होता है? बालू का रासायनिक समीकरण सिलिका का हो जाता है, क्या होता है? तो सिलिका डाइऑक्साइड, सिलिका डाइऑक्साइड, SiO2। नाइट्रोजन की खोज जो होता है ना किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया है। वायुमंडल में वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत 78% है। नाइट्रोजन की खोज किसने किया है? रदरफोर्ड ने। नाइट्रोजन की खोज किसने किया है? तो नाइट्रोजन का खोज जो होता है रदरफोर्ड ने किया है। प्रयोगशाला में अमोनिया क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट के मिश्रित घोल को 700 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है? नाइट्रोजन गैस बनती है। देखिए, प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड जो होता है ना, अमोनिया क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड, प्रयोगशाला में जो होता है ना, प्रयोगशाला में क्या हो जाएगा? प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट के मिश्रित घोल को 700 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, नाइट्रोजन के अणु जो होता है द्विपरमाणुक और अध्रुवीय होते हैं। नाइट्रोजन के अणु क्या होता है? तो द्विपरमाणुक तथा अध्रुवीय होते हैं। नाइट्रोजन के जो अणु होते हैं द्विपरमाणुक होता है तथा अध्रुवीय होता है। ठीक है, कृत्रिम विधि द्वारा नाइट्रोजन का यौगीकरण या स्थिरीकरण कौन विधि से होता है? कृत्रिम विधि द्वारा नाइट्रोजन का यौगीकरण या नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो होता है हैबर विधि और वर्कलैंड विधि द्वारा किया जाता है। कृत्रिम विधि द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या यौगीकरण किस विधि द्वारा होती है? ठीक है, तो हैबर विधि या वर्कलैंड विधि, हैबर विधि या वर्कलैंड विधि द्वारा होती है। विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया क्या होती है? विनाइट्रीकरण, नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन में परिवर्तन ही विनाइट्रीकरण है। विनाइट्रीकरण क्या है? तो नाइट्रोजन यौगिकों का नाइट्रोजन में परिवर्तन। ठीक है, यह क्रिया कुछ जीवाणुओं द्वारा संपन्न होती है। विनाइट्रीकरण का मतलब है नाइट्रोजन यौगिकों द्वारा नाइट्रोजन में परिवर्तन। ठीक है, पेड़ पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन की प्राप्ति किस रूप में करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में करते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? 46% होता है यूरिया में, 46%। नाइट्रोलियम के नाम से किसे जाना जाता है जिसका उपयोग उर्वरक के रूप में होता है? तो कैल्शियम साइनाइड को, CaCN2 को जाना जाता है। नाइट्रोलियम के नाम से किसे जाना जाता है? तो नाइट्रोलियम के नाम से जो होता है ना, नाइट्रोलियम के नाम से किसे जाना जाता है? कैल्शियम साइनाइड को। नाइट्रोलियम के नाम से कैल्शियम साइनाइड को जाना जाता है। ठीक है, जलती हुई माचिस की तिल्ली में नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाने पर क्या प्रतिक्रिया होती है? माचिस की तिल्ली बुझ जाती है। जलती हुई माचिस की तिल्ली को अगर नाइट्रोजन से भरे जार में अगर ले जाएंगे तो वहाँ पे माचिस की तिल्ली क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। खाद्य पदार्थों जैसे कि पैकेट खाद्य चिप्स में ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन गैस का। खाद्य पदार्थों की ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हंसी उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O। हंसी उत्पन्न करने वाली गैस कौन है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O होता है। इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में भी किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड का बेहोशी में भी कर सकते हैं और हंसी में भी। विद्युत बल्ब में रासायनिक रूप से कौन सी निष्क्रिय गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस। विद्युत बल्ब में कौन सी रासायनिक रूप से गैस निष्क्रिय भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है क्योंकि यह गैस दहन क्रिया को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस होता है। उसके बाद में है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने के समय लाल भूरे रंग की कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2। लेड नाइट्रेट को अगर गर्म करते हैं तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर लाल भूरे रंग की कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, अमोनिया का रासायनिक NH3 होता है, अमोनिया NH3 होते हैं। लिथियम नाइट्राइड Li3L। ठीक है, लिथियम नाइट्राइड का होता है लिथियम Li3N होता है। अमोनियम सल्फेट NH4 का होल अमोनिया क्या होता है? अमोनिया के NH3 होता है। ठीक है, लिथियम नाइट्राइड होता है Li3, लिथियम नाइट्राइड के Li3N। अमोनियम सल्फेट होता है
NH4 का होल ट्वाइस SO4, ठीक है। अमोनियम सल्फेट SO4 होता है, उसके बाद में NH4 का होल ट्वाइस SO4। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अस्तबलों, उसके बाद में पेशाब खानों और शौचालय से कौन सी गंध आती है? तो अमोनियम गैस आती है। अस्तबलों, पेशाब खाना और शौचालय से कौन सी गैस आती है? तो अमोनिया गैस आती है, क्योंकि अमोनिया लौन विच्छेदित होकर अमोनिया उत्पन्न करते हैं। अमोनियम लौन विच्छेदित होकर के अमोनिया गैस उत्पन्न करते हैं। अमोनिया का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किस विधि द्वारा होता है? हैबर विधि। अमोनिया का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किस विधि द्वारा होता है? हैबर विधि। उत्प्रेरक के रूप में लोहा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अमोनिया का निर्माण हैबर विधि द्वारा होता है। अमोनिया का निर्माण जो होता है हैबर विधि द्वारा, उत्प्रेरक के रूप में लोहा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। द्रव अमोनिया से संबंधित सही तथ्य। द्रव अमोनिया की बोतलों को कुछ समय तक बर्फ में रखने के पश्चात खोला जाता है, ठीक है। द्रवित अमोनिया जो है ना, उसकी बोतलों को जो होता है कुछ समय तक बर्फ में रखने पर के पश्चात खोला जाता है। द्रवित अमोनिया का वाष्प दाब अधिक होता है। द्रव अमोनिया का वाष्प दाब क्या होता है? अधिक होता है। तो द्रव अमोनिया अगर पूछ दे तो द्रव अमोनिया है क्या, तो इस द्रवित अमोनिया को के बोतलों को जो होता है ना बर्फ में रखने के बाद खोला जाता है, ठीक है। द्रवित अमोनिया का वाष्प दाब जो होता है ना अधिक होता है। आंसू गैस में किसका उपयोग किया जाता है? अमोनिया का। आंसू गैस में किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसू गैस में टीयर गैस जो होता है ना अमोनिया होता है। चिली साल्टपीटर, सोडियम नाइट्रेट। चिली साल्टपीटर जो होता है ना, चिली साल्टपीटर होता है सोडियम नाइट्रेट NaNO3। चिली साल्टपीटर किसे कहा जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट को। चिली साल्टपीटर जो होता है ना सोडियम NaNO3 को कहा जाता है, सोडियम नाइट्रेट को। नॉर्वेजियन साल्टपीटर क्या होता है? तो कैल्शियम नाइट्रेट NaNO3 का होल ट्वाइस। नॉर्वेजियन साल्टपीटर, चिली साल्टपीटर सोडियम नाइट्रेट NaNO3। नॉर्वेजियन साल्टपीटर जो होता है ना कैल्शियम नाइट्रेट होता है CaNH3 का होल ट्वाइस। सोरा किसे कहते हैं? तो पोटेशियम नाइट्रेट हो जाता है KNO3। सोरा किसे कहते हैं? तो सोरा जो होता है ना पोटेशियम नाइट्रेट होता है KNO3 होता है। इसके बाद में स्मेल्टिंग साल्ट किसे कहा जाता है? तो अमोनियम कार्बोनेट को। NH4 का होल ट्वाइस CO3, ठीक है। स्मेल्टिंग साल्ट किसे कहा जाता है? स्मेल्टिंग साल्ट जो होता है ना वो होता है अमोनियम कार्बोनेट। अमोनिया NH4 का होल ट्वाइस। स्मेल्टिंग साल्ट किसे कहा जाता है? तो NH4 का होल ट्वाइस इंटू CO3। NH4 का होल ट्वाइस CO3 जो होता है ना अमोनियम साल्ट होता है, अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है। स्मेल्टिंग सॉल्ट होता है अमोनियम कार्बोनेट। हाइड्रोजन का प्रयोग कहाँ होता है? तो रॉकेट ईंधन में होता है, ठीक है। हाइड्रोजन जो होता है ना हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ होता है? तो रॉकेट ईंधन में। हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ होता है? तो रॉकेट ईंधन में होता है हाइड्रोजन का। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस। गुब्बारा में हाइड्रोजन भरा जाता है, लेकिन वायुयानों के टायरों में जो होता है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होने के कारण टायरों में विस्फोट होने की संभावना कम होती है। तो नाइट्रोजन गैस में दबाव क्या होता है? कम होता है, जिससे विस्फोट होने की संभावना कम होती है। तो वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरेगी? नाइट्रोजन गैस भरी जाएगी। हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन में। कीटभक्षी पौधे जिन मृदा में उगते हैं उन्हें किस तत्व की कमी होती है? तो नाइट्रोजन की कमी होती है। कीटभक्षी पौधे जो होते हैं ना, कीटभक्षी पौधे जो उगते हैं, ठीक है, तो वो जो है ना उस मिट्टी में कौन सा तत्व की कमी होती है? नाइट्रोजन की। कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति हेतु कीटों को पकड़कर उसका पाचन कर पूरा करते हैं, ठीक है। तो कीटभक्षी पौधे जो होता है ना किसको पकड़ते हैं? अब नाइट्रोजन को बनाए रखने के लिए करते हैं, ठीक है। उसके बाद में ऑक्सीजन की खोज जो होता है ना सीले ने किया था 1772 में। ऑक्सीजन की खोज किसने किया है? तो सीले ने किया है। ऑक्सीजन की खोज किसने किया? तो ऑक्सीजन की खोज 1772 में सीले ने किया है, ठीक है। ऑक्सीजन एक अणु के कितने परमाणु होते हैं? 2 परमाणु। ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ऑक्सीजन के एक अणु में 2 परमाणु होते हैं, जो द्विसहसंयोजक बंध द्वारा बंधे होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु? तो एक अणु में 2 परमाणु। ऑक्सीजन की खोज सीले ने 1772 में किया है, ठीक है। ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 32 होता है। ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान जो होता है ना आणविक द्रव्यमान यानी कि एक अणु में दो परमाणु, ठीक है। ऑक्सीजन के एक अणु में 2 परमाणु था, आणविक यानी कि 16 दूना 32 हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन गैस को ठंडा करने पर वह किस रंग में के द्रव में परिवर्तित हो जाता है? तो नीले रंग के द्रव में, ठीक है। ऑक्सीजन गैस को अगर ठंडा करने पर वह किस रंग के द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है? नीला रंग के द्रव्य में, ठीक है। यह रंगहीन, गंधहीन व वायु से कुछ भारी होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या होता है? रंगहीन होता है। वह ऑक्सीजन रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, तो वायु से हल्का जो होता है ना भारी होता है, ठीक है। ये नीले रंग के द्रव में परिवर्तित हो जाएगा ऑक्सीजन गैस को अगर ठंडा करके
करेंगे तो। कौन सी गैस स्वयं नहीं जलती परंतु जलने में सहायता करती है? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलती है लेकिन जलने में सहायता करती है, ठीक है। किस गैस को प्राणवायु लाइफ एयर कहा जाता है? तो ऑक्सीजन गैस को कहा जाता है। कृत्रिम श्वसन यानी कि आर्टिफिशियल ब्रीथिंग के लिए किन गैसों का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन व हीलियम गैसों का। कृत्रिम श्वसन के लिए किस गैसों का प्रयोग करेंगे? तो कृत्रिम ऑक्सीजन और हीलियम का। ओजोन गैस के निर्माण कैसे होता है? तो वायुमंडल ऑक्सीजन पर अल्ट्रावायलेट किरणें के प्रभाव से। वायुमंडलीय ऑक्सीजन पर, वायुमंडल की जो ऑक्सीजन है उस पर अगर अल्ट्रावायलेट की किरणें जो गिरती है यूवी रे के प्रभाव से जो होता है ना ओजोन बनता है। ओजोन गैस का निर्माण कैसे होता है कि अल्ट्रावायलेट किरण जो होता है वायुमंडलीय ओजोन ऑक्सीजन पर गिरेगी तो उसी के चलते होता है, ठीक है। ओजोन किसका रूप है? तो ऑक्सीजन का। ओजोन किसका O3 होता है? ओजोन किसका है? ऑक्सीजन का होता है। ओजोन गैस की गंध होती है सड़े जैसे मछली की तरह। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के लिए पृथ्वी पर छतरी में कौन सी गैसें परत होती है? तो ओजोन, ठीक है। पराबैंगनी किरणों के लिए पृथ्वी पर छतरी का कार्य कौन गैस करती है? तो ओजोन परत होती है, ठीक है। सल्फर का साधारण नाम क्या है? ब्रीमस्टोन है। सल्फर का साधारण नाम क्या है? ब्रीमस्टोन, ब्रीमस्टोन, ठीक है। किस अधातु को तांबे का शत्रु कहा जाता है? तो सल्फर को, ठीक है। किस अधातु को जो होता है ना सल्फर, सल्फर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सल्फर का साधारण नाम क्या है? तो ब्रीमस्टोन है, ब्रीमस्टोन। सल्फर का साधारण नाम क्या हो जाएगा? तो सल्फर का साधारण नाम ब्रीमस्टोन होता है, ठीक है। किस अधातु को तांबे का शत्रु कहते हैं? तो सल्फर को। तांबे का शत्रु सल्फर, शत्रु सल्फर, तांबे का शत्रु सल्फर। प्याज, लहसुन, अंडा व सरसों तेल आदि पदार्थों में गंध के लिए कौन सी अधातु उत्तरदायी है? सल्फर है। प्याज में, लहसुन में, अंडा में, प्याज, लहसुन, अंडा तथा सरसों के तेल में कौन से पदार्थ के कारण जो होता है ना कि इस पदार्थों के गंध के लिए कौन सी अधातु उत्तरदायी है? तो सल्फर होती है। जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज से अमीनो एसिड सल्फाइड को किस, देखिए क्या कह रहा है कि जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम्स, कौन सा एंजाइम है? सिंथेज एंजाइम है। जब हम प्याज को काटेंगे तो सिंथेज एंजाइम निकलेगा। प्याज के अमीनो एसिड सल्फाइड, सल्फा ऑक्साइड को, ठीक है, प्याज के अमीनो एसिड सल्फा ऑक्साइड को किस एसिड में परिवर्तित करता है? तो सल्फोनिक एसिड में, सल्फोनिक एसिड में बदलता है, ठीक है। तो जब हम प्याज काटते हैं तो उसमें से सिंथेज एंजाइम निकलता है, सिंथेज एंजाइम को प्याज के अमीनो एसिड सल्फा ऑक्साइड जो होता है ना को किस एसिड में परिवर्तित करता है? तो सल्फोनिक एसिड में बदलता है, ठीक है। वल्नीकरण यानी कि वोल्केनाइजेशन प्रक्रिया क्या है? वल्केनाइजेशन प्रक्रिया क्या है? तो वल्नीकरण प्रक्रिया, तो प्राकृतिक रबड़ में सल्फर मिश्रित करने की प्रक्रिया ही वल्नीकरण होती है। प्राकृतिक रबड़ में सल्फर मिश्रित करने की प्रक्रिया को वल्नीकरण कहा जाता है। इसमें रबड़ की मजबूती, लचीलापन तथा अस्थायित्व प्राप्त करता है। रबड़ की मजबूती, लचीलापन तथा लोचशीलता तथा अस्थायित्व प्राप्त करता है। किस अम्ल को रसायनों का सम्राट कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को। किस अम्ल को रसायनों का सम्राट कहा जाता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को। इसे कशिश का तेल, ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है, ठीक है। कशिश का तेल, ऑयल ऑफ विट्रियोल भी जो होता है ना कहा जाता है। LPG सिलेंडर के लीक होने का पता हमें किस गंध से होता है? तो सल्फर के गंध से। सल्फर यानी कि मिथाइल मॉर्कप्टेन, सल्फर ही मिथाइल मॉर्कप्टेन है। LPG सिलेंडर के लीक होने का पता हमें किस गंध से होता है? तो सल्फर से यानी कि मिथाइल मॉर्कप्टेन से। सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल, उसके बाद पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल तथा ओलियम का रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो H2SO7 होता है, ठीक है। उसके बाद में H2SO4 तो खाली सल्फ्यूरिक अम्ल का होगा, लेकिन सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल, पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल या ओलियम, सधूम सल्फ्यूरिक या पायरोसल्फ्यूरिक या ओलियम का रासायनिक जो होता है ना H2SO7 होता है, ठीक है। हैलोजन किस भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है लौन उत्पादक होता है। हैलोजन किस भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? लौन उत्पादक। हैलोजन सदस्यों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? तो 17 वर्ग में रखा गया है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन को सम्मिलित रूप से हैलोजन कहा जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तथा एस्टेटाइन जो होता है ना यह सब क्या है? 17वें समूह में है, 17वें वर्ग में है, ठीक है, हैलोजन है, ओके। कौन से तत्व मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं? तो हैलोजन। मुक्त अवस्था में जो होता है, मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाने वाला गैस है तो वह तत्व है तो हैलोजन तत्व है, क्योंकि ये अति शीघ्र क्रियाशील होते हैं। कौन से तत्व मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं? तो हैलोजन तत्व होते हैं, या क्योंकि ये अति शीघ्र क्रियाशील
होते हैं। हैलोजन वर्ग का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है? तो फ्लोरीन है। ठीक है, हैलोजन वर्ग का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो फ्लोरीन है। ठीक है, कौन है? तो फ्लोरीन है। ठीक है, फ्लोरीन है। ठीक है, हैलोजन तत्वों के बाह्यतम कोश में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, हैलोजन तत्वों के बाह्यतम कोश में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कौन सी गैस गले, नाक और फेफड़े पर गहरा असर डालती है? तो क्लोरीन होती है। ठीक है, क्लोरीन। कौन सी गैस गले, नाक और फेफड़ा पर गहरा असर करती है? तो क्लोरीन होता है। कौन है? क्लोरीन होता है। कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? तो क्लोरीन होती है। ठीक है, फ्लोरीन विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन की सबसे अधिक होगा, फूलों की रंग उड़ाएगा क्लोरीन। नाक, फेफड़ा और गैस को प्रभावित करता है, गले को प्रभावित करता है क्लोरीन। क्लोरीन गैस की औद्योगिक स्तर पर निर्माण कौन कौन सी विधियाँ हैं? तो बेल्डन विधि, डिक्कन विधि तथा आपका बेल्डन विधि हो जाएगा, डिक्कन विधि हो जाएगा, उसके बाद में कैमलर साल्वे विधि और नेल्सन सेल विधि। ठीक है, तो क्लोरीन के निर्माण में जो होता है ना, औद्योगिक स्तर पर निर्माण में कौन सी विधि होती है? बेल्डन, डेक्कन, बेल्डन विधि, बेल्डन विधि, डिक्कन विधि, बेल्डन, डिक्कन, उसके बाद में कैमलर साल्वे तथा नेल्सन सेल हो जाएगा। कैमलर साल्वे तथा नेल्सन सेल विधि होती है। ठीक है, उसके बाद में क्लोरीन गैस चूने के साथ अभिक्रिया कर किस पाउडर का निर्माण करता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, तो क्लोरीन जो होता है ना, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करता है। क्लोरीन गैस चूने के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करता है। कमरे के ताप पर कौन सा तो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन होता है। इसके अलावा मरकरी भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, कमरे के ताप पर कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो हैलोजन वाला होगा तो ब्रोमीन होगा, और पारा भी कमरे के ताप पर जो होता है ना, द्रव अवस्था में पाया जाता है, धातु है या धातु है। पीड़ाहारी पीड़ानाशक के रूप में हैलोजन वर्ग के किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो ब्रोमीन का। देखिए, पीड़ाहारी या पीड़ानाशक के रूप में किस हैलोजन वर्ग के तत्व का प्रयोग किया जाता है? ब्रोमीन के। यह साधारण ताप पर गहरे लाल बादामी रंग के द्रव के रूप में पाई जाती है। यह साधारण ताप व गहरे लाल बादामी रंग के द्रव के रूप में पाई जाती है। तो पीड़ानाशी या पीड़ानाशक के रूप में इस हैलोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो ब्रोमीन का। ब्रोमीन की प्राप्ति का बहुमूल्य स्रोत क्या है? तो भारत के कक्ष रच में पाए जाने वाला ब्राइन घोल। कक्ष किरण में ब्रोमीन की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो साधारण जो होता है बहुमूल्य स्रोत जो होता है ना, ब्रोमीन की प्राप्ति का बहुमूल्य स्रोत कहाँ से है? तो भारत के कक्ष किरण में जो पाया जाने वाला ब्राइन घोल। क्या हो जाएगा? ब्राइन घोल हो जाएगा। नींद लाने की दवा के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम ब्रोमाइड का, KBr। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड का। नींद लाने वाली दवा के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। नींद लाने वाली दवा में पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहती है? तो आयोडीन होता है। ठोस अवस्था में रहती है, तो सामान्य ताप पर क्लोरीन, फ्लोरीन गैसें हैं, जबकि ब्रोमीन द्रव है। ठीक है, सामान्य ताप पर क्लोरीन, फ्लोरीन गैस, जबकि ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन एक सामान्य ताप पर जो होता है ना, सामान्य ताप पर जो होता है ना, क्लोरीन, फ्लोरीन गैस हो जाएगा, ठोस हो जाएगा आयोडीन, तथा द्रव होता है ब्रोमीन। ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है? तो बैंगनी रंग का। ठोस आयोडीन का रंग क्या होता है? तो बैंगनी रंग का होता है। इसमें धातुई चमक होती है। ठोस आयोडीन का क्या रंग होता है? तो ठोस आयोडीन का रंग जो होता है ना, बैंगनी होता है। इसमें धातुई चमक होती है। ठीक है, कैसे होता है? बैंगनी होता है। टिंचर आयोडीन क्या किसका मिश्रण है? आयोडीन और इथाइल अल्कोहल का। ठीक है, टिंचर आयोडीन किसका मिश्रण है? तो आयोडीन और इथाइल अल्कोहल का। आयोडीन तथा इथाइल अल्कोहल का मिश्रण है टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन जो होता है ना, किसका मिश्रण होता है? तो टिंचर आयोडीन जो होता है ना, आयोडीन और इथाइल अल्कोहल का होता है। आयोडीन का प्रमुख स्रोत क्या है? सोडियम नाइट्रेट, NaNO3। ठीक है, आयोडीन का प्रमुख स्रोत क्या है? सोडियम नाइट्रेट होता है। ठीक है, उसके बाद में है कि किसके समुद्री घासों से आयोडीन प्रचुर मात्रा में, लैमिनेरिया एक प्रकार का सवाल है। किस किस्म के समुद्री घासों से आयोडीन प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है? लैमिनेरिया से होता है। हैलोजन वर्ग का कौन सा तत्व रेडियो सक्रिय गुण रखता है? तो एस्टेटिन। यह ठोस अधातुओं में सबसे भारी तत्व है। ठोस अधातु में सबसे भारी जो होता है ना, ठोस अधातु में सबसे भारी तत्व कौन सा होता है? तो एस्टेटिन होता है। ठीक है, हैलोजन वर्ग का कौन सा तत्व रेडियो सक्रिय गुण रखता है? एस्टेटिन। जो ठोस अधातु जो है ना, उसमें सबसे अधिक भारी एस्टेटिन होता है। ठीक है, उसके बाद में है कि अक्रिय गैस के तत्वों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? तो शून्य वर्ग, यानी कि 8वें वर्ग में रखा गया है। किस में रखा गया है? 18वें वर्ग में रखा गया है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन होता है। ठीक है, उसके बाद में है
अक्रिय गैस का अन्य नाम क्या है? तो उत्कृष्ट गैस। अक्रिय गैस का अन्य नाम क्या है? उत्कृष्ट गैस यानी नोबल गैस होती है या दुर्लभ गैस होती है। कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में पाई जाती है? ठीक है, तो कौन सी अक्रिय गैस जो होता है ना वायुमंडल में पाई जाती है? तो हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ठीक है, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन ये सब पाया जाएगा, लेकिन रेडॉन जो होता है ना रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, उत्कृष्ट गैसे का आयनन विभव का मान कितना होता है एक आवर्त में अधिकतम? ठीक है, उत्कृष्ट गैस का आयनन विभव का मान कितना होता है? तो एक आवर्त में अधिकतम होता है। एक आवर्त में क्या होता है? अधिकतम होता है। दुर्लभ गैसें सामान्यतः रासायनिक रूप से अक्रिय होती है क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर होता है। बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, दुर्लभ गैसें सामान्यतः रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर होता है। ठीक है, बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अक्रिय गैसें होती हैं एक परमाणु यानी कि रासायनिक रूप से अक्रियाशील, मोनो एटॉमिक होता है। अक्रिय गैसें क्या होते हैं? एक परमाणु होती है यानी कि मोनो एटॉमिक होती है। 3 SYZ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 282 तथा 288 है, तो जेड तत्व किस वर्ग का सदस्य है? तो 18वें वर्ग का। उसके बाद में 7E है तो हैलोजन का है। उसके बाद 8 2 10 और 2 12 है यानी कि 3। ठीक है, दूसरे वर्ग का। तो किस निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम। किन निष्क्रिय गैस जो होता है हीलियम जो होता है ना इसके बाहरी कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो हीलियम होता है। इसकी हल्की और वज्रवंशील गैसें होती हैं। हीलियम की खोज आपका लोकेयर ने किया था, फ्रेडलैंड तो लोकेयर ने किया था। हीलियम की खोज किसने की थी? तो फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने किया था। फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने किया था। वायुयानों के टायरों में किस गैस को भरा जाता है? तो वायुयान के टायरों में हीलियम हल्की गैस होने के कारण वायुयान को ऊपर उठाती है, तो वायुयान में हम हीलियम को भरते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन को भी भर सकते हैं। ठीक है, मौसमी संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु बैलून में कौन सी गैस? हीलियम भरा जाता है। मौसमी संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु बैलून में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। समुद्र में गोताखोर सांस लेने के लिए हीलियम ऑक्सीजन का मिश्रण ले जाते हैं क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम नाइट्रोजन की अपेक्षा रक्त में कम विलय होता है। ठीक है, नाइट्रोजन जो होता है ना अधिक दाब होने पर नाइट्रोजन जो होता है ना आपका रक्त में ज़्यादा घुलनशील हो जाता है, लेकिन हीलियम नहीं घुलता है। ठीक है, उसके बाद में है कि दमा के रोगी को कृत्रिम श्वसन हेतु कौन सी गैस दी जाती है? हीलियम और ऑक्सीजन का गैस। दमा रोगी को जो होता है ना कृत्रिम रूप से जो होता है ना कौन सा हीलियम और ऑक्सीजन की गैस का मिश्रण दिया जाता है। ट्यूबलाइट कि में निम्न दाब पर कौन सी गैसें भरी जाती है? नियॉन और पारदवास। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैसें भरी जाती है? तो ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर हम नियॉन और पारदवास को भरते हैं। ठीक है, उसके बाद में है कि हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने हेतु किस लैंप का प्रयोग किया जाता है? नियॉन लैंप का। तो हवाई अड्डा पर जो विमान चालक को संकेत देने हेतु हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेतन देने हेतु जो होता है कौन सा लैंप का प्रयोग किया जाता है? नियॉन लैंप का प्रयोग, क्योंकि कोहरे में अधिक चमकती है। नियॉन क्या होता है? कोहरा में अधिक चमकता है। वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो आर्गन। ठीक है, वायुमंडल में जो होता है ना रेडॉन नहीं पाया जाता है और आर्गन ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, वायुमंडल में। आर्गन की खोज किसने किया था? रैमजे ने किया था। आर्गन की खोज किसने किया था? रैमजे ने किया था। आर्गन की खोज किसने किया है? तो आर्गन की खोज जो होता है ना रैमजे ने किया है। आर्क वेल्डिंग में आर्गन का उपयोग क्या करते हैं? तो क्यों करते हैं? ठीक है, तो आर्क वेल्डिंग जो होता है ना आर्क वेल्डिंग में हम किसका प्रयोग करेंगे? आर्क वेल्डिंग में आर्गन का प्रयोग करते हैं। आर्क में आर्गन क्यों? क्योंकि धातु के साथ इसकी उपक्रांतिकता कम होती है। धातु के साथ इसका उपक्रांतिकता जो होती है ना आर्गन का उपक्रांतिका कम होती है। कौन सी अक्रिय गैस सर्वाधिक यौगिक बनाती है? तो जेनॉन होता है। कौन सी अक्रिय गैस सर्वाधिक यौगिक बनाती है? तो जेनॉन होती है। कौन सी अक्रिय गैस जो होती है ना सर्वाधिक यौगिक बनाती है? तो जेनॉन होती है। कौन सी अक्रिय गैस सर्वाधिक यौगिक बनाती है? जेनॉन। अजनबी गैस कैंसर के उपचार में किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? तो रेडॉन का। ठीक है, कैंसर के उपचार में। ठीक है, अजनबी गैस स्ट्रेंजर गैस के रूप में जेनॉन को जाना जाता है। अजनबी गैस के रूप में जेनॉन के रूप में जाना जाता है। सर्वाधिक यौगिक बनाती है जेनॉन, अजनबी गैस जेनॉन। कैंसर के उपचार में किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? रेडॉन का। कैंसर के उपचार में रेडॉन का जो होता है ना प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं